नमस्कार। मेरा नाम लिखा है संजीव चंदन, फिर भी मैं संजीव चंदन। फॉर्मेट का एक हिसाब किताब होता है। नमस्कार, मैं संजीव चंदन। मेरे साथ दो लोग और हैं। अरुंधति हैं, संस्कृति कर्मी हैं और लेखिका हैं, विचारक हैं। संस्कृति पे बड़ी अच्छी समझ रखती हैं और कई बार, कुछ बार तो जरूर स्त्री काल के दर्शकों ने इनसे बातचीत की है, ये आई हैं, कुछ विषयों पे डिस्कशन किया है हम लोगों ने। हमारे साथ कुणाल पुरोहित हैं, खास मेहमान हैं आज और जर्नलिस्ट हैं। कई जगहों पे काम किया है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रसंग है आज का कि एक किताब इनकी आई है, एच पॉप। यदि ये ठीक ठाक मैं दिखा दे पा रहा हूं तो, कुणाल पुरोहित, द सेक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स। हिंदुत्व की बात करते हैं तो आजकल कुछ बिंब बनता है, जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे मॉब लिंचर, जैसे काउ विजिलेंट वाले जो गोभक्त, जैसे कुछ टीवी चैनलों पे जिसको कह सकते हैं कि चोच लड़ाते कुछ साधु किस्म के लोग, बहुत आक्रामक किस्म के, और दाढ़ी वाड़ी रख करके भी। दोनों तरफ से कुछ लोग होते हैं, कुछ मुल्ले होते हैं, कुछ पंडित होते हैं, कुछ कुछ बाबा बागेश्वर किस्म के जो प्याज को असुर बताते हुए लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे नेता गिरिराज सिंह किस्म के, बिहार के पृष्ठभूमि से मैं बोल रहा हूं, अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को, ऐसा ही कुछ बिंब बनता है। हिंदू कल्चर की जब बात करते हैं तो मुझे तो मेरे सामने जो चीजें आती हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, राम लेकिन हिंदुत्व कहते हुए नहीं ध्यान में आते। और यदि आते भी हैं तो वो अयोध्या वाले, आजकल वो 6 पैक वाले, बैठाया तो गया है बाल राम को, लेकिन बाल राम नहीं आते। हिंदू कल्चर की जब बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा मेरे जैसे लोग जो बचपन के हिसाब से, आजकल तो उधर से निकल लिया है मैंने, तो वो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो बाल राम, अयोध्या वाले राम जो आजकल जो बैठाए गए थे वो भी आ जाते। उसमें विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार भी है, तो विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, इससे थोड़ा सा जब चेतना आई तो लगा ये तो कुछ गड़बड़ है बात। ये ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेता है, तो गैर ब्राह्मणों का क्या? बात गलत लगी तो हम निकल लिए थे। लेकिन खैर, जब हिंदू कल्चर की बात करते हैं तो होली के गीत याद आते हैं। होलिका दहन 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 का प्रसंग, उस पर अलग से हम लोगों का अपना ओपिनियन है, लेकिन कम से कम चलिए उसके इर्द गिर्द नाचते गाते लोग, अलग अलग आस्थाएं समझ में आती है, अलग अलग कल्चर समझ में आता है। जैसे कहीं कहीं पूजा होती है, ये गांव के बाहर में रहने जो देवता होते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के और पत्थर के देवताओं की भी पूजा होती रही है। अलग अलग जातियों की अलग अलग आस्थाएं होती हैं, अलग अलग देवता होते हैं। तो हिंदू कल्चर कहने पर ये सब चीजें सामने आती। लेकिन हिंदुत्व कल्चर की बात करें, जो ये है किताब जिसके बारे में, एच पॉप, पॉप कल्चर, हिंदुत्व का जो पॉप है, तो उसका जो लोक है, उसकी इस पर जब बात करें तो मुझे 17-18 में की बात होगी। मैं आया था अपने बिहार, अपने जिले में, और वो सरस्वती पूजा का समय था। वैसे भी सरस्वती पूजा युवाओं का, छात्रों की पूजा का प्रसंग होता है, तो वो लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं और कुछ नाचते हैं, गाते हैं, अश्लील गीतों पे भी चीजें चलती हैं। लेकिन वो जिसको कह सकते हैं कि बिना मौसम बरसात, दुर्गा उर्गा में तो ताकत वाकत की बात होती है तो चले तो समझ में आता है, लेकिन सरस्वती पूजा में जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है, मैंने सुना। तो मैंने अपने घर में लोगों से बात की, क्या हो रहा है, कितना बदल रहा है समाज। तो मेरे पिताजी ने बताया, ये 18-19 की बात होगी, कि वो स्कूल में टीचर थे, रिटायर हुए। तो उन्होंने बताया कि आजकल बच्चों को जो पेन दिए जा रहे हैं, जो मॉड्यूल बाजार में बिक रहे हैं, वो तलवार वाले बिक रहे हैं।
तो कुणाल जी कुछ इस तरह से मानस बन रहा है। इसी पॉप कल्चर के भीतर कुणाल पुरोहित शायद इन्होंने भी कुछ ऐसा देखा, समझा होगा। वो हम लोग अभी बात करेंगे उनसे तो समझेंगे कि क्या प्रेरणा बनी, क्या बैकग्राउंड था। तो ये भी कोडरमा आते हैं, और कोडरमा में इत्तेफाकन इन्हें भी कुछ ऐसे ही गीत वीत सुनाई पड़ते हैं, और कैसे वो दंगे आउटब्रस्ट होते हैं। तो वो इस किताब में बाजबता पढ़ना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद भी हम लोग बात करेंगे कि आ रहा है कि नहीं। ये हिंदुत्व कल्चर है, ये डराता है। इस किताब में इन्होंने 3 अलग अलग स्फीयर के, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को लिया है, जो इस पॉप कल्चर को, हिंदुत्व पॉप कल्चर को प्रभावित, उसके नायक हैं। एक तो कवि सिंह, महिला हैं, वो गाती हैं, और जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, सब कुछ, सब राजनीति वगैरह सब मिक्स है उसमें मामला। पार्लियामेंट्री राजनीति, राजनीति तो सब कुछ होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री राजनीति की बात है। यूट्यूबर हैं वो, उनको लिया है इन्होंने। कमल आग्नेय हैं, जो कविताएं एकदम से आग उगलता नफरत के उसमें, तो वो कवि हैं। और संदीप देव पत्रकार और विचारक हैं, वो भी यूट्यूबर हैं। ये तमाम लोग यूट्यूबर हैं, तमाम लोग प्रभावित करते हैं। एक अच्छी बात है, कुणाल पुरोहित ने अपने जो इनका जो टारगेट था, जो जिनके लिए काम किया इन्होंने, उसके बाद ये किताब आती है, तो उससे अभी मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरा एक पक्ष समझ में आ रहा होगा। पक्ष तो इनका भी है, किताब में है, लेकिन पक्ष बहुत लाउड नहीं है, जैसे आज थोड़ा सा मेरा लाउड दिख रहा होगा। ये इस किताब की खूबसूरती है, और तभी शायद इन्हें कंसेंट मिल रहा है कि इस किताब को आप, बल्कि जिनके बारे में लिखा गया है और जिनको पढ़ने से हम जैसे लिबरल और प्रोग्रेसिव कह लेते हैं, थोड़ा ब्रॉडर बाम के लोग जो हैं, तो उनको बड़ा थोड़ा गुस्सा आता है उनके लिए। उसके बावजूद यानी थोड़ी नकारात्मकता उभरती है, या इनके लिए गुस्सा आता है, तो ये इसके बावजूद इस किताब को वो लोग भी शेयर करते हैं। हो सकता है कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें भी, वो भी, उनको भी लगे कि अच्छी कुछ बातचीत हो। तो ये इस किताब ने, अब हम लोग अगले 45 मिनट तक बात करेंगे, कुणाल जी से ही समझेंगे कि क्या हुआ, क्या टेक ऑफ था, क्या कैसे ये किताब आती है। फिर और कुछ सवाल उठते हैं, उन सवालों पर भी बात करेंगे। अरुंधति ने भी ये किताब पढ़ी है, बल्कि अरुंधति का ही प्रस्ताव था। अरुंधति ने एक क्वेश्चन भी भेज दिया था, वो क्वेश्चन मुझे भी समझ में आता है कवि सिंह के हवाले से, महिलाओं के एंगल से देखने को लेकर के। और जो पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, वो खाना बनने का आवाज, हल्का हल्का। मैंने कहा था मत करिएगा, लेकिन कर रहे हैं। तो यदि यदि कैच हो रहा है तो ये है। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, और आपने आपने किताब को इतनी अच्छी तरह प्रस्तुत कर दिया है। तर अब मैं इस पे क्या और बोल सकता हूँ, मैं इस पे विचार करूंगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ मुझे इनवाइट करने के लिए, और अरुंधति जैसी कल्चरल प्रैक्टिशनर जिसने इस किताब को सही मायने में बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने पढ़ा है और उसके साथ एंगेज किया है, तो उसको भी इस मंच पर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये मैं पहले 5 मिनट में ही मैं कह पा रहा हूँ कि ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप लोग दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। मेरा तो पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊंगा ही कॉन्वर्सेशन में, लेकिन आप दोनों का पर्सपेक्टिव भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पहले हम आपका ही पर्सपेक्टिव, तो चूंकि आज तो बात तो आप ही का प्रसंग है, हम लोग भी बात कहेंगे, क्योंकि हम भी आपके पाठक हैं, और हिंदी वाले पाठक हैं। जिस क्षेत्र में आपने काम किया, हमारे बगल में कोडरमा आके काम किया आपने, मैंने जी ये जी। गया में देखा था। इसके इसके पहले कि एग्जैक्ट सवाल करूं आपसे, एक और अपना जो साथी इसको देखेंगे आगे, चूंकि रिकॉर्डेड जाएगा, तो वो 11th 12th के आसपास, 10th के बाद शहर में, हर शहर की ये स्थिति है। दुर्गा जो है वो कुछ पर्टिकुलर जगहों पे से उसको डुबाने को लेके, उसके उसका उसका जो प्रोसेशन है वो बाहर निकले, उसको लेकर के जिद्द होती है। बहुत पहले से टकराव के ये बिंदु हैं। तो उस समय बहुत पुलिस अलर्ट होती है, और वो 4-5 जगह अलाउ करती है जहां मुस्लिम इलाके होते हैं बेसिकली, जो आपने कोडरमा में वो पकड़ा, जहां से आपका शुरुआत, टेक ऑफ जहां से आपका।
और वो तो मुझे याद है कि उस समय, और 92 वगैरह की बात है, 9th 10th में, 10th में था, 9th में था मैं, 10th पढ़ाई कर, 9th या 10th। तो उस समय जय श्री राम, जय श्री राम, वो एक जामा मस्जिद के पास में होता था। तो हम लोग को याद है कि 2-4 बच्चे हम लोगों ने तब भी, थोड़ी सी ये था कि ये तो कुछ गड़बड़ है, मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम एक हमारा साथी होता था, तो हम लोग जय दुर्गे कर देते थे, ताकि जय श्री राम, उसमें जय श्री राम की तुलना में जय दुर्गे जो है थोड़ा सा अलग हो जाता था। तो ये होता रहा है कुणाल जी। खैर, कैसे ये विचार में आया वो आपने बहुत डिटेल में बताया भी है, वैसे जो पढ़ेंगे वो तो समझेंगे, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा, साथियों के लिए, कैसे ये विचार में आया, फिर आप कोडरमा आते हैं और आप शुरुआत करते हैं कवि सिंह के बारे में। ये 3 कैरेक्टर जी जी, जी। डिफरेंट तो संजीव जी, इसकी इसकी कहानी शुरू होती है 2018 में, जब आपने जिसका ज़िक्र भी किया कुछ समय पहले कि मॉब लिंचिंग का एक माहौल था। गौ रक्षा के नाम पर लोग एक दूसरे को लिंच कर रहे थे, एक दूसरे पर वार कर रहे थे। उसी दौरान मैं भी एज़ अ जर्नलिस्ट, मैं एक पत्रकार की हैसियत से जब ग्राउंड पर निकलता था, तो मेरा काम यही होता था कि मैं ये जो हिंसा हो रही है, ये जो सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, जिसको हम देख सक रहे थे, मतलब ये टैंजिबल एक इवेंट हो रही थी, उसको कहीं न कहीं समझा जाए कि ये क्यों हो रहा था? समाज में ये कैसे ये ज़हर फैल रहा था और इसके पीछे की कहानी क्या थी? तो उसी दौरान जब वो सारी रिपोर्टिंग, और वो जैसे आपने कहा झारखंड, तो झारखंड में भी मैं 2-3 बार आया हूँ, और हफ्ते-हफ्ते 10 दिन निकल जाता था, मैं अलग-अलग क्षेत्र चले जाता था मैं। यही किस्सा मैंने यूपी में भी मैंने किया था कि यूपी में भी हम 2 हफ्ते के लिए मैं ईस्टर्न यूपी से गाड़ी लेता था और वेस्टर्न यूपी में उसको समाप्त करता था मेरी यात्रा को। तो उसमें अलग-अलग गाँव जाता था, कस्बे जाता था, और यही समझने की कोशिश करता था कि ये सांप्रदायिकता बढ़ तो रही है, वो तो दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे के क्या क्या पहलू थे जो शायद रिपोर्टिंग में बाहर नहीं आ रहे थे। और उसमें से संजीव जी, एक पहलू जो मुझे ये समझ में आया, जो बिल्कुल मैं रिपोर्टिंग में इसको देख ही नहीं रहा था, ना तो उसको मैं हमारी समझ में देख रहा था। वो ये था कि सांप्रदायिकता अब सिर्फ वो नहीं है जो राजनीतिक भाषण से दिया जाता था। जैसे एक अरसा होता था, और आज भी हम कहीं कि देखते हैं, आपने कुछ लोगों की बात की, भाषण में सांप्रदायिकता आ जाती है और वो हेट स्पीच बन जाती है, वो एक एक किस्म की सांप्रदायिकता हो गई। लेकिन आज उस किस्म की सांप्रदायिकता पर थोड़े से सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी-सी नज़र होती है, मीडिया की थोड़ी-सी जो बची नज़र है वो होती है। कुछ-कुछ लोगों की नज़र होती है कि नहीं, इसको रोका जाए, तो हम आवाज़ करेंगे, हम उठाएँगे उसको। सिमिलरली दंगे पहले होते थे, दंगों पर भी सबकी नज़र होती है, दंगों से हेडलाइन बन जाती है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन के मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात अगर जाके यूएन में करे या कहीं और करे, तो 4 लोग खड़े शायद हो सकते हैं और कह सकते हैं कि आपके यहाँ तो इतने दंगे होते हैं। तो उस सांप्रदायिकता का उस मॉडल से हटने की ज़रूरत पड़ गई थी अब, और वो मॉडल से हटना ज़रूरी हो गया था, इसीलिए अब एक नया मॉडल आया है सांप्रदायिकता का। इस मॉडल में आपको ना तो बाहर जाकर भाषण देने की ज़रूरत है, ना तो आपको दंगा करवाने की ज़रूरत है, और ना तो आपको किसी को लिंच करवाने की ज़रूरत है। वो अगर हो जाए आगे जाकर तो वो अपने आप हो जाए तो ठीक है। लेकिन आपको ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसी पे फ़ोकस देना है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांप्रदायिकता कैसे लेके आएँ। तो उस प्रोसेस में पॉपुलर कल्चर जो होता है, जो लोकप्रिय संस्कृति के क्षेत्र होते हैं, उसका उसका इस्तेमाल कर आप लोगों में सांप्रदायिकता की भावना को आप उम्दा करिए, आप उसको थोड़ा-सा स्प्रेड करिए। और ये मुहिम जो थी वो मैं पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ, ये धीरे-धीरे इसकी ये शुरुआत हो गई थी। कि जब मैं 2018 में 19 में मैं जाता था, जिन-जिन जगहों पर गया था मैं, जैसे आपने झारखंड का उल्लेख किया है, तो झारखंड में एक जगह है गुमला, जहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है बुक की। तो गुमला में भी ऐसा ही था कि रामनवमी का अवसर था, और सालों-साल ये तो प्रथा चलती आ रही है, आपको पता होगा संजीव जी कि रामनवमी बहुत बड़ा एक ओकेज़न होता है, बहुत बड़ी जुलूस निकलती है। तो गुमला में भी हर साल की तरह वहाँ पे भी रामनवमी की जुलूस निकल रही थी। लेकिन उस साल जब वो जामा मस्जिद के बाहर वो जुलूस आई, तो वो जुलूस में एक अलग किस्म की एनर्जी थी, एक अलग किस्म का माहौल बन गया,
और वो इसीलिए बना क्योंकि जब भी वो बस वो गली में आती है जहाँ जामा मस्जिद है गुमला की, वहाँ एक गाना चालू हो जाता है जुलूस में, और वो शुरू हो जाता है गाना, और वो गाने के शब्द होते हैं मुल्ले की टोपी गिरा दो। तो जैसे वहाँ के जामा मस्जिद के बाहर जो वहाँ के जो मुसलमान थे, जो हर साल की तरह वो आते थे, वो जुलूस को वो उसको वेलकम करते थे, उसका स्वागत किया जाता था, उनको फूल हार देते थे, सारा कुछ होता था। वो मतलब एक बिल्कुल से अचानक से वो एकदम शॉक हो गए कि ये क्या बात हो गई, और ये माहौल ऐसा क्यों बिगड़ रहा है। तो वो उस एकदम समय की अचानक बात। उनके लिए अप्रत्याशित ये होता बिल्कुल। होगा। नहीं, और उन्होंने तो ये गाने कभी सुने भी नहीं थे, तो वो कहने लगे कि ये किस 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 किस्म के गाने हैं जो ऐसे बजाए जा रहे हैं जिसमें हमको टारगेट किया जा रहा है या फिर हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। तो उस रात को उस समय तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि पुलिस वहीं थी, तो पुलिस ने गाने बंद करवा दिए। लेकिन उस रात को उस रामनवमी जुलूस के कुछ लोग थे, जो लोग अपने गांव वापस जा रहे थे, और जिन्होंने देखा कि एक मुसलमान लड़का 20 साल का एक हिंदू लड़की से बात कर रहा है। तो वो जिस 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 जोश में वो लोग वापस जा रहे थे, उस जोश में उन्होंने देखा कि ये तो लव जिहाद हो रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि 2 दोस्त अपने एक साथ बात कर रहे हैं, एक-दूसरे से बातें हो रही हैं। उन्होंने ये देखा कि एक सांप्रदायिक नज़रिए से उन्होंने देखा कि ये लव जिहाद हो रहा है। तो उसने वो जो मुसलमान लड़का था जिसका नाम मोहम्मद शालिक है, उसको उन्होंने रास्ते पर खींच के जो लाइट की पोल होती है, वहाँ से बाँध दिया उसको, और उसको उतना मारा कि उस रात मोहम्मद शालिक मर गया। तो ये हेट क्राइम था जो मैं कवर करने गया था, ये मॉब लिंचिंग थी जो मैं कवर करने गया था। लेकिन मैंने देखा कि मॉब लिंचिंग की जितने मतलब डिस्क्रिप्शन थे, मीडिया में रिपोर्टिंग थी, सारा कुछ था, उसमें ये संगीत की बात ही नहीं हुई थी। ना कि ये बात हुई थी कि ये लोग रामनवमी जुलूस में थे और वो जुलूस में ऐसा कुछ होने जा रहा था। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये शायद हमने उसको इतना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, नॉर्मलाइज़ कर दिया था, कि भाई ठीक है, ये गाने तो बजते हैं, उसमें क्या हुआ? लेकिन ये कोई 1 आध 2 गाने की बात नहीं थी। जब मैं उस रात में जब इंटरनेट पे देखना शुरू किया कि ये कौन-सा गाना था ये? क्योंकि मैंने कभी वो गाना सुना नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ संजीव जी कि ये तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, जो इस किस्म के गाने बना रही है, और जिसका जिसका उद्देश्य बस यही है कि हिंदुत्ववादी विचार और आगे बढ़े और लोगों में वो विचारधारा की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। कि आप वही जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है, उसको लेकर के आप गाना बनाइए, और कहीं न कहीं लोगों में वो गाने और विचारधारा स्प्रेड कीजिए। तो इसी से मेरी शुरुआत हुई थी संजीव जी। माफ करिएगा, मैंने जो है गलत जगह कोट कर दिया था। दरअसल किताब आज बात करते वक्त मैंने नहीं पढ़ी। ये कोडरमा जो मैं बार बार बोल रहा था, तो दर्शकों को वो गुमला का जी, प्रसंग था, वो मैं इसी प्रसंग जी। की बात कर रहा था। यही टेक ऑफ था आपका, जिसके बाद आप चीजें देखते हैं और उसके बाद कवि सिंह तक पहुंचते हैं। यही वो जगह, यही यही घटना है ना, जिसके बाद अब कवि सिंह, चूंकि उसकी गायिका कवि सिंह थी। नहीं, वो गाने की गायिका कवि सिंह नहीं थी संजीव जी। हाँ, तो वो गाने की हाँ। गायिका तो वो उसका तो गायक कोई और ही था। लेकिन अच्छा। जब मैं देखने लगा कि ये किस किस्म के गाने हैं और क्या ये कोई एक ही बना रहा है, तब मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारे अलग-अलग गायक हैं। और वो कवि जी। सिंह को भी मैंने कैसे सिलेक्ट किया वो मैं आगे बताऊँगा आपको, क्योंकि वो मुझे लगता है स्त्री काल के लोगों के और दर्शकों के लिए वो शायद एक बिल्कुल, इंटरेस्टिंग पहलू होगा। वो खास पोर्शन है। और ये एक जी, प्रसंग और भी है इसमें कि ये तमाम जो पॉप स्टार्स हैं हिंदुत्व के, जी, उनको प्रधानमंत्री सहित, हालांकि इसमें प्रधानमंत्री का डिटेलिंग नहीं है, जी, लेकिन सीएम खट्टर साहब, योगी जी के यहाँ भी एक वहाँ जी, जी, एस्पिरेशन भी है योगी से कुछ ज्यादा। जी। तो ये सब भी पसंद करते हैं, ये सब भी सुनते हैं ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा हुआ है कि जैसे मैं यूपी इलेक्शन 2021 में, मैं जब बम्बई में था तब मैं वो इलेक्शन कवर करने जाने वाला था। उसकी पहली फ़ेज़ की वोटिंग शुरू होने के कुछ दिन पहले की बात है ये। और मैं जब यू बम्बई में बैठ के मैं ट्रैक कर रहा था इलेक्शन, अपने सूत्रों से बात कर रहा था ग्राउंड पर सारा कुछ, तो मैंने इस गाने का ज़िक्र बिल्कुल नहीं सुना। लेकिन जैसे ही मैं यूपी में आया, वैसे ही वो एक गाना था जो हर जगह, हर चौराहे में बज रहा था वो। मतलब ये एग्ज़ैजरेशन नहीं होगा अगर मैं कहूँ कुछ, वो हर चौराहे में था वो, लोगों की कॉलर ट्यून वो गाना था, लोगों की रिंगटोन वो गाना था, पब्लिक बस में जाए तो वो गाना था, चाय के ठेले पर वो गाना था। तो हर जगह एक गाना बज रहा था, और वो गाना यही था कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे।
यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो वो गाना बहुत क्लियर था उसके पॉलिटिक्स में कि वो बस वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाह रहा था। और वो एक जो कंसेप्चुअलाइजेशन जो आज हमको बहुत ज्यादा कॉमन लग रहा है कि हम राम को वापस लाए हैं, है ना? तो वो तो मतलब अगर अगर कोई कोई भक्त यहाँ हो तो वो तो समझेगा कि हम हमारी हैसियत क्या है कि हम भगवान राम को हम वापस ले आए। लेकिन पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि सारे लोग मतलब राम लाए गए। प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग यही कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। तो बिल्कुल। ये इसका जेनेसिस था 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2021 में, जब ये गाना बना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वो गाना इतना चल गया संजीव जी कि वो हर जगह बजता था। और मैंने फिर उसके कुछ दिनों बाद देखा कि वो गाने के जो गायक थे कन्हैया मित्तल, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे क्योंकि मैं उनसे इंटरव्यू करना चाहता था तो उनका व्हाट्सएप स्टेटस मैं देखते रहता था। उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, एक बीजेपी रैली से दूसरी बीजेपी रैली में जा रहे हैं। तो ये सारा कौन करके दे रहा था उनको, है ना? तो वो बीजेपी के कैंपेनर बन गए वो, और उन्होंने इतने सारे रैलीज में परफॉर्म किया बीजेपी के लिए, वो यही गाना गा गा के। और उसके बाद जब यूपी में बीजेपी जीत जाती है चुनाव, तो उनको यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको एक 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 बख्शीश भी देते हैं, एक रिवॉर्ड भी देते हैं, उनको एक प्राइज भी मिलती है। तो उनको एक फेलिसिटेट किया जाता है। तो इससे मैसेज दूसरे गायकों को ये जाता है कि अगर आप यही काम करें, अगर आप हिंदुत्व की बात करें और अगर आप बीजेपी की बात करें, तो आपको इस तरीके के एक्सेस मिल जाएगा और आपको इस तरीके की आपको एक प्रशंसा भी मिल जाएगी योगी जी जैसे लोगों से या फिर कोई और भी अन्य जो लीडर्स हों उनसे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट मामला है ये। जी। थोड़ा सा आप अपने लेफ्ट राइट हो जाइएगा, क्योंकि जी एक और खिड़की खुल गई जिसपे किताब जी आ रही जी है, तो आपके वो चेहरे पर आ रहा है। जी जी, नहीं ये अरुंधति, बहुत अच्छी कुणाल से खिड़की प्लीज। खुली है ये। जी। तो ये कुणाल से तो हम समझेंगे कि उस कैसे इस प्रश्न को देख रहे हैं, लेकिन आपसे ये पर्टिकुलरली प्रश्न है, आपने ये देखा और आप देख भी रही हैं किताब के बाहर भी, ये हो क्या रहा है? ये एजेंडा वाइज इनके जो 3 कैरेक्टर हैं उसमें से एक तो लग रहा है कि एजेंडा वाइज उसकी वो उसका एक थॉट प्रोसेस चेंज होता है, संदीप दव। और मेरे यहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लगता है उसमें वही संदीप है, बड़ा आक्रामक करते रहते वो। वहां मैं एडेड हूँ, कलेश कलावादी लेखक संघ। तो मुझे लगता है वही संदीप दवे होंगे, क्योंकि उसमें आता है। खैर, तो उनका तो लगता है कि जिसके बारे में मैंने कहा कि, लेकिन कवि का जो प्रसंग है और उनके जो गुरु हैं, शायद उन्होंने वो हट जा ताऊ पाछे ने नाचन दे मोहे जी भर के गाए, मतलब एक प्रोग्रेसिव जैसा गीत है वो एक फेमिनिस्ट किस्म का गीत है। ताऊ ताऊ और हरियाणा का कल्चर जो समझता है उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। नाचन दे मोहे जी भर के, वो इसमें आते हैं। तो सब कुछ पूरा डिपिक्शन लगता है कि यहाँ करियर बनाने के लिए आया गया है, ये सवाल है। या ये सब एजेंडा वाइज बाजप्ता हिंदुत्व के क्रूसेडर्स हैं जो ऐसे आ रहे हैं, ये क्या है, एग्जैक्ट क्या है? कुणाल से तो हम समझेंगे ही, ये मार्केट को एक्सप्लॉइट करना है या मार्केट के भीतर हिंदुत्व के क्रूसेडर के फॉर्म में जाना है। मैंने मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन अपने हित में पैसा कमाने के लिए, जेट से घूमने के लिए करने का अर्थ ये हुआ। दूसरा, मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन अपने एजेंडे को पुश करने के लिए। क्या है, कैसे देखती हैं आप अरुंधति? तो पहले तो कुणाल को बहुत बहुत शुक्रिया ये किताब लिखने के लिए। इसमें सिर्फ मुझे लगता है साहस की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा एम्पैथी की भी जरूरत है। जो आपने कहा संजीव जी कि पढ़ने से उनका पोजीशन क्लियर होता है, लेकिन कभी वो बहुत जोर से नहीं बोलते अपनी बात, वो सुनते हैं ज्यादा। और यही सुनने वाली मामला इस किताब को दूसरे बहुत किताबों से अलग रखते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग पढ़ेंगे इस किताब को। जब हम तो सोचते हैं कि बांग्ला, हिंदी, कन्नड़ा, डिफरेंट भाषाओं में ये किताब आएगी, आना चाहिए। तो मैंने तो आधी जिंदगी बिता दी कला और संस्कृति जो करते हैं उनके सहायता में, क्योंकि हमें तो लगता था कि ये मोहब्बत की दुआ बोलिए या उदासी की इलाज, सब कला ही है, वर्ड्स हैं, शब्दें हैं, गाने हैं। लेकिन एक किताब में पढ़ी थी विक्टर क्लेम्पनर की, नाजी टाइम के बारे में, और वो शब्द के बारे में बहुत अच्छी तरह से कहते हैं
जो कुणाल ने ये जहर घोलने की बात की, कि शब्द वैसे तो मासूम दिखते हैं, लेकिन यही शब्द अगर आप जहर में डुबो के थोड़े थोड़े दाने के जैसे हर रोज किसी को खिलाते रहे, और वो इमीडिएटली आपको वो उसका कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन हजम होने के बाद वो जहर काम करने लगते हैं और इंसान बदल जाते हैं। तो ये लिखा था उन्होंने, और कुणाल की किताब पढ़ के ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि कैसे ये वायरल हो जाते हैं यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, लोग एक दूसरे को ये भेजते हैं, और हम सबको पता है हमने कितने व्हाट्सएपों से खुद को अलग किए हैं, कॉलेज के, वर्क रिलेटेड, क्योंकि वहां यही जहर फैला जाता है ना। आपने जो सवाल किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे कभी कभी लगता है हम जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट ऑफ सेंटर लिबरल लोग हैं, जब भी हम राइट विंग के कुछ ऐसे प्रचार, प्रोपेगेंडा, और कितने एफिशिएंटली वो ये करते हैं इसके बारे में सोचते हैं, हम इमीडिएटली सोच लेते हैं कि ये एक तो मार्केट अपॉर्चुनिटी है, पैसा है उनके पास, मार्केट है उनके पास, ताकत है उनके पास, इसीलिए ये हो रहा है। और जो दो रीजंस आपने दिए संजीव जी, कि ये करियर बनाने के लिए है या ये एक प्रोपेगेंडा, क्रूसेडिंग, इंडिविजुअल कैसे जा रहा है बेसिकली। जी हाँ, हाँ, मुझे लगता है ये दो तो है, ऑब्वियसली है, लेकिन एक तीसरा चीज हमें समझना पड़ेगा, जो मुझे लगा था ये स्टोरीज को पढ़ के, कि इसमें एक कहीं पे खुद का इन्वेस्टमेंट भी है। ये सब जो लिख रहे हैं ये सब अपॉर्चुनिस्ट सिर्फ नहीं है, कहीं पे इनका तो डीप बिलीफ, फेथ और विश्वास इस नैरेटिव के साथ जुड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा है। स्पेशली कबीर सिंह का आप स्टोरी देखें तो उसको तो बहुत दुख आता है उस पे, कि जब उसका काम खत्म हो गया, उसका कोई नीड नहीं रहा, तो उसको ऐसे ही फेंक दिया गया साइड में। और कमल को आप देखते हैं तो देखते हैं कैसे वो चालाकी से वो अपॉर्चुनिज्म यूज करता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो असर्ट करती है बाद में जाकर। जी हाँ, हाँ, असर्ट करते हैं, लेकिन उसमें मैं आती हूँ थोड़ा, जस्ट 1 मिनट के बाद। मुझे लगता है कि हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअली ये फेथ और बिलीफ की भी बात है। मुझे लगता है ये तीनों काम करते हैं, कहीं पे तो फेथ बिलीफ है और ये लोग सोचते हैं ऐसा। ये सिर्फ टेक्निकल इश्यूज ऑफ मनी पावर नहीं है, ये सिर्फ बाहर की खरीदारी नहीं है, कहीं अंदर भी इस नैरेटिव, ये झूठ के नैरेटिव जो है, इस पे इनका फेथ खुद का भी है, और वहां से कुछ इन्वेस्टमेंट आता है जो एकदम पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो भी है। और पैसे और इन्फ्लुएंस और ताकत के बारे में तो हम जानते ही हैं, उनके पास कितना है वो, और वो यूज करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। कवि का एक स्पेशल मामला है जो आपने कहा कि वो औरत है, और ये मुझे बहुत ही, और ये मैं कुणाल से भी पूछना चाहती थी कि मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं देखती हूँ, मुझे ये औरत का जो फैसिनेशन है राइट विंग से, ये मुझे पहले बहुत आश्चर्य होता था। मैं ये कैसे हो सकता है, वो क्या समझ नहीं सकते कि राइट विंग के सारे विचार औरत को छोटा दिखाता है। एक्चुअली आप अगर उसको ठीक से समझे तो औरत को एक पुरुष का एक यंत्र जैसा दिखा जाता है, तो ये क्या समझ में नहीं आता है औरतों को। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत ही चालाकी से, और ये आपने अगर वो फिल्म देखी होगी दुर्गा वाहिनी के ऊपर, आपको समझ में आएगा कि कैसे जो ये कभी कभी दलितों के साथ भी करते हैं, वो सेम चीज ये औरत के साथ भी करता है, कि चलो तुमको हम लेके, तुमको हम नया शक्ति देते हैं, तुम हमसे जुड़ जाओ, फिर तुमको शक्ति मिलेगी। ये जो राइट विंग कोट अनकोट फेमिनिज्म है, कि हमें राइट विंग के साथ, हमें दक्षिण पंथा के साथ मिलके नया शक्ति मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइन बात हम चला देते हैं हमारे नारी शक्ति वाले गॉडेसेस के, तो आप दुर्गा हो, आप लक्ष्मी हो, और इन मॉडल्स में हमें जब भी औरत देखते हैं खुद को, तो वो भौखला जाते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा अंदर की बात
से थोड़ा उठ जाते हैं। लेकिन एक चीज तो है कि ये कब तक चलेगी उस पे मेरा कुछ प्रश्न है। लेकिन मैं कुणाल से एक्चुअली पूछना चाहती हूँ, मैंने ये सुना है जैसे कोई माँ अपने बच्चे से बोल रहा है कि तुम तो इतने ब्रिलियंट हो, एकदम मोदी जैसा। मुझे तो डर लगता है ये सुन के कि कोई माँ ये बच्चे से कह रहा है। लेकिन ये फैसिनेशन है। women have a strong fascination to these characters. ये कैसे हो? बाय द वे इतना बिगड़ गया है मामला, इसके बावजूद मेरे आसपास कम से कम ये नहीं सुना है, तो अच्छा है वो। हाँ, मैंने या तो कुणाल ये बताइए कि नारी का क्या फैसिनेशन है ये स्ट्रॉन्ग पुरुष वाला, जो मुझे लगता है ये शायद वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पुरुष जो है उससे कुछ कनेक्शंस हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? आपने तो 4 साल से इसी फील्ड में घुल मिल गए थे। बल्कि कुणाल को बंच ऑफ चीजें देते हैं अभी, और तभी और आपको जो सुना, जिन लोगों जो सुनेंगे अभी, फिर कुणाल जी जो बताएंगे अभी कवि क्या है, क्योंकि कवि पर तो हम लोग बात कर गए, लेकिन कवि है क्या, तो ये समझ के फिर आपको एक बार और देखेंगे तो और चीजें ज्यादा स्पष्ट होगी, सुनेंगे तो वो आएंगे। और एक प्रिंट में एक थोड़ा सा अपेक्षाकृत लिबरल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ माचोइज्म को लेकर के एक इनके, और सेक्सिस्ट हैं ये, अपने सेक्सिस्ट नहीं, सॉरी, उनके सेक्स अपील है मोदी जी में, तो ये एक आर्टिकल भी आया था। तो ये खैर कुणाल, बंच ऑफ क्वेश्चन है आपके पास। एक तो इन्होंने जो अरुण दत्त ने दिया, दूसरा थोड़ा कवि सिंह के बारे में और अपने कैरेक्टर्स के बारे में जिनके साथ आपने, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। और ये सवाल भी आपकी तरफ, और कि आपने जो काम किया उसमें ये दिखाने की कोशिश की, बल्कि एक चैप्टर उसमें एक सब टाइटल ही है कि इनके बैकग्राउंड थोड़े सेकुलर रहे। जैसे जो उनका कवि सिंह का जो गुरु है तो है ही है, आग्नेय का इसका भी है, कमल का भी है, थोड़ा उसका जो मुस्लिम रिश्ते और उसके परिवार में अभी भी रिश्ते में है वो लोग पड़ोस में। और संदीप का भी एक हद तक है, जो खास करके वो जो बिना कार का ड्राइवर वाला जो मामला है उसको एक्सपोज किया था। थोड़ा सा लिबरल सेकुलर लोग इधर चले आते हैं जी। तो एक तो मैं थोड़ा सा, मैं शुरुआत में मैं दर्शकों को कवि सिंह के बारे में बताना चाहूंगा, सो दैट उनको समझे कि बेसिकली क्या कैरेक्टर है। कवि सिंह देखिए 25-26 साल की गायिका है, हरियाणा से रहती हैं वो। जैसे आपने कहा, उनके अडॉप्टेड फादर थे रामकेश जीवनपुर वाला जी, जिन्होंने वो गाना लिखा, और वो काफी पॉपुलर हरियाणवी सिंगर है। उनकी जिंदगी में म्यूजिक का और गायकी का कोई रोल नहीं था 2019 तक। और 2019 में जब पुलवामा का टेरर अटैक होता है, जब हमारे 40 पैरामिलिट्री के जवान शहीद होते हैं, उस समय एक देश में माहौल उठता है, गुस्से का, एक गम होता है, हमें सारा सबको गम होता है, एक थोड़ा सा गुस्सा होता है कि ये कैसे हो गया। एक सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम देश की सुरक्षा करते हैं, उन्हीं के अंडर ये कैसे हो गया। तो उस माहौल में कवि सिंह गायिका का जन्म होता है, क्योंकि उसके पहले उसने जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया था। लेकिन उस माहौल में उनके जो फादर है रामकेश जीवनपुर वाला जी, उनको लगता है कि शायद ये सही मौका होगा कवि को लॉन्च करने का एज अ सिंगर। तो वो एक दिन वो ऐसे ही चलते रहते हैं, और तब वो कवि किचन में बैठी है, खाना बना रही है। तो देखिए जेंडर आइडेंटिटी कैसे इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होती है, कि अपना एक जेंडर सेग्रीगेटेड रोल निभा रही है, वो किचन में खाना बना रही है। और उस समय जब वो गाती है, जब वो गुनगुनाती है, तब उनके फादर देखते हैं कि कवि तो गा सकती है, तो चलिए इसको सिंगर बना लेते हैं, तो इसको किचन से निकाल के हम इसको सिंगर बना लेंगे। तो उस समय वो सिंगर बन जाती है, और उसका जो पहला गाना है वो पुलवामा, उसका नाम ही पुलवामा है। और उस गाने का अगर थोड़ा सा मैं उसको एक ब्रीफली समराइज करूँ, तो यही था कि इस पुलवामा के हमले के पीछे ना तो पाकिस्तान का हाथ है, ना तो वो आतंकवादी का हाथ है। भले उनका हाथ होगा, लेकिन हमको उनको नहीं ब्लेम करना चाहिए। अगर हमें किसी को इसका जिम्मेदार ठहराना है, तो वो लोग जो हमारे बीच रहते हैं
और जो ये सारा काम करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनको पकड़िए। तो संक्षेप में उसका मतलब एक इंडिकेशन यही था कि जो मुसलमान है और जो कश्मीरी मुसलमान है खास करके वो इसके लिए जिम्मेदार है, ना तो पाकिस्तान, ना तो वो आतंकवादी। तो उस वो गाना मतलब एकदम ओवरनाइट हिट हो गया। और उसमें हुआ ऐसा कि वो गाना रात को निकला था व्हाट्सएप पे ऑडियो क्लिप की तरह, और सुबह तक तो उन्होंने देखा कि यूट्यूब में किसी किसी और लोगों ने उस पे एक लिप सिंकिंग वीडियो बना दिया है, अलग अलग लोगों ने। तो उस दौरान रामकेश जी को लगा कि नहीं, ये तो इस पे चेहरा कवि का डालना जरूरी है। तो उसकी ब्रांड उस गाने से बन गई कवि सिंह जी की। तो ये हुआ कवि सिंह का मामला। और उसमें भी देखिए, ये दो जो जेंडर की हम बात करते हैं, मुझे लगता है ये दो लेवल्स पे होता है। एक तो जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, जिसमें जैसे अरुण ने भी कहा कि ये हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ भी एक बहुत सिमिलर एक स्ट्रेटजी होती है हिंदुत्ववादी ग्रुप्स की, कि आप उनको एम्पावरमेंट की बात करें, आप उनको सशक्त बनाइए, आप उनको दिखाइए कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो हम पूरी करके देंगे, और ये जो एम्पावरमेंट हम दिलाएंगे उससे आप अपने आप को और सशक्त बनेंगे आप, और आप ये सारी जो चीज़ें आपको जो चाहिए वो आप खुद से ले सकती हैं। तो यही अलग-अलग पिछड़े वर्गों के साथ भी होता है, और यही औरतों के साथ भी कुछ मायने में हुआ है। जहाँ आप अगर ग्रास रूट पे जाएँगे तो यही रेटोरिक होता है। और क्या होता है, जब आपका जो सॉल्यूशन पर्सनलाइज्ड हो जाता है, तब आप ज़्यादा जो जो बड़ी जो दिक्कतें हैं, आप उनको भूल जाती हैं। आप अपनी दिक्कत का सॉल्यूशन आप ढूँढने लगती है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपको एम्पावर कर दूँगा कि आप गाँव में और एक्टिव हो जाएँ, आप गाँव की राजनीति में आ जाएँ, आप अलग-अलग लोगों से आप वार्तालाप करें, तो आपको घर के बाहर मैं निकालूँगा, है ना? आपको मैं इतना एम्पावर कर दूँगा कि आप एक बहुत एक्टिव प्लेयर हो जाएँ आपके गाँव में। तो आपको लगता है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं वहीं तक रुक जाती हूँ। उसके उसके ऊपर वो विचारधारा क्या करना चाहती है, आप उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्योंकि आपको एक पर्सनल लेवल पे उसकी एक वैलिडेशन मिल जाती है, और आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाती हैं उस समय। तो वो एक विचारधारा का एक पहलू वो है। दूसरा पहलू जो आपने कहा, जो मोदी जी में उनको एक फ़िगर मिला है, जो ना ही मतलब ना सिर्फ़ वो माचो है, बट वो मतलब वो अपनी जो प्रॉमिस है वो पूरी करते हैं। वो औरतों को उन्होंने एज़ अ वोटर स्पेशल टारगेट दिया है, कि हम औरतों तक पहुँचेंगे। और ये मैंने गाँव-गाँव में भी देखा है। जैसे मैं झारखंड में अलग-अलग हिस्सा 2019 के पहले मैं अलग-अलग हिस्सों में घूम रहा था। तब मुझे औरतें कहती थी कि 70 साल हो गए हमारे हमारे देश को आज़ादी मिले हुए, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री हमारी बात कर रहा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि सरकार को मैं आपके घर तक लेके आऊँगा। जब वो चूल्हा लेके आते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि ये मोदी जी ने ये चूल्हा हमारे लिए भेजा है। जब वो टॉयलेट बनाने की बात करते हैं, तो उनके लिए तो यही है कि मोदी जी ने ये हमारे लिए टॉयलेट बनाया है, क्योंकि मोदी जी कहते रहते हैं कि औरतों को खेत में नहीं जाना चाहिए, औरतों को कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये एक ये टारगेटिंग अलग हुई बात है, है कि वो टॉयलेट परियोजना जो है मनमोहन सिंह के समय से शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये ब्रांडिंग अलग नहीं बात, होती थी ना संजीव जी। ब्रांडिंग नहीं, ब्रांडिंग नहीं होती थी। ब्रांडिंग नहीं थी, बिल्कुल। ब्रांडिंग नहीं होती थी। और दूसरी बात ऐसी हुई कि जो बीजेपी और आरएसएस का जो नेटवर्क है ग्रामीण इलाकों में, वो इतनी अच्छी तरह डिलीवरी मैकेनिज्म्स पे काम करता है, और वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन उनके पास ये डेटा होता है कि किस तक कौन सी डिलीवरी गई है, कि किसको टॉयलेट मिला है, किसको सिलेंडर मिला है, किसका नया घर बना है, और उनके साथ संपर्क जुड़ा रहता है उनका। तो जब वोटिंग वोटिंग का समय आता है, तब वो उनको यही याद कराते कि देखिए, आपको इस 5 साल में आपको ये सरकार से मिला है, और ये सारा मोदी जी ने दिया है। और उसी के साथ-साथ मोदी जी की खुद की जो भाषण होती है, जिसमें वो ये सारी चीज़ों को दोहराते हैं। तो ये 2 अलग-अलग लेवल्स पे है। एक तो विचारधारा की लड़ाई और विचारधारा का जो प्रभाव होता है वो है, और दूसरा जो एक पर्सनैलिटी का प्रभाव है, वो है। तो ये दोनों एक साथ जब आते हैं, तब तब जैसे अरु ने कहा कि वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है, कि विचारधारा शायद अगर औरतों की आज़ादी और पे कंट्रोल और रोक लगाना चाहती होगी, लेकिन वो उनके जो पर्सनल ज़िंदगी में जब वो विचारधारा जाती है, तब वो ये कोई बात नहीं करते हैं। तब बात बहुत अलग होती है। तो इसी के थ्रू काफ़ी औरतें भी इसमें जुड़ जाती है।
काफ़ी औरतों को भी लगता है कि नहीं ये जुड़ने जैसी चीज़ है, मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है। तो वो अलग-अलग आई थिंक फैक्टर्स हो गए हैं। कवि के ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये है कि वो आप देखें तो वो बहुत कम ऐसी गायिकाओं में से हैं जो हिंदुत्ववादी गाने गाते हैं। ज़्यादा करके इसमें गायक ही है जो ये स्पेस में है, और जो पुरुष गायक है वो मतलब वो ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। मेरे मेरे रिसर्च में 4 साल के रिसर्च में सिर्फ़ 2 गायिका मुझे मिली जो जो इस स्पेस में गाना भी गाती हैं, जो हिंदुत्व का प्रचार भी करती हैं, संगीत के माध्यम से। तो जब मैंने कोशिश की ये फाइंड आउट करना कि ये क्यों है, तब यही थोड़ा-सा एहसास हुआ कि ये हिंदुत्ववादी जो स्पेस है, वो काफ़ी मैस्कुलिन स्पेस है। वो मतलब उसमें पुरुष बहुत ज़्यादा मायने में है, और उसकी जो लीडरशिप पोज़ीशन जो होती है, वो भी पुरुष ही उसमें सँभालते हैं। तो इसीलिए औरतें इतनी प्रोमिनेंटली इसमें नहीं आ पाई हैं, लेकिन वो ये चीज़ बदल रही है। क्योंकि कवि को देख के, लक्ष्मी डुबे जो दूसरी गायिका हैं, उनको देख के और भी कुछ लोग हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम आगे यही देखेंगे कि और भी औरतें आएँगी, और भी औरतें हिंदुत्ववादी प्रचार को आगे लेके जाएँगी। कवयित्रियों को तलाशा होता आपने यदि कवियों, महिला कवियों को, तो शायद कुछ ज़्यादा महिलाएँ मिल जाती। वो आक्रामक कविताएँ पढ़ने वाली। तो जी। ये एक एक चीज मुझे लगी जब ने वो दुर्गा वाहिनी वाला फिल्म बहुत ही मन लगा के देखा था और कुछ लोगों से बात भी की थी। मुझे एक चीज लगा कि द स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम कि वो एक कम्युनिटी के लोगों को आप दुश्मन खड़ा कर लीजिए। तो औरतों को ये बोलना है कि पुरुष आपके दुश्मन नहीं है, मुसलमान आपके दुश्मन है, मुसलमान पुरुष आपके दुश्मन है, वो ये करे। दलितों को कहा जाए, पिछड़े वर्गों को कहा जाए कि सवर्णा आपका दुश्मन नहीं है, हिंदू आपका दुश्मन नहीं है, जी। मुसलमान आपका दुश्मन है। तो यू मेक दिस वन बिग दुश्मन, जैसे हम जी। पाकिस्तान को बनाते हैं हर मामले में, लार्जर पॉलिटिक्स में। रोजाना जिंदगी में आप एक मुसलमान को दुश्मन का ये एक ढांचा पहना के वहां खड़ा कर दीजिए और फिर सबको एम्पावर कर दीजिए। तो उसके बाद जो होगा ना, कोई जो असली दुश्मन है उसको छोड़ के ये बनाई हुई ये दुश्मन पे सब वार करेंगे। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी भी बहुत डीप स्ट्रैटेजी है और धीरे धीरे ये भी फैला रहा है। आपका साउंड ऑफ है संजीव जी। जी, नहीं हाँ, आप, हाँ जी, नहीं आप अपनी बात जारी रखें। नहीं, वही कहना था कि ये दुश्मन खड़ा करने वाली बात भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। बिल्कुल, जी, और इनका तो यही पूरा काम कारोबार इस विचार, जी, जी, इस जी, जी, विचारधारा बस का यही पूरा था कि कारोबार दुश्मन खड़ा करने पे टिका हुआ होता है। एक जी, अदर जी, होना बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, और ये जो कुणाल जी, पॉपुलर कल्चर की बात जो हम करते हैं ना संजीव जी, जो जो म्यूज़िक हो, मतलब संगीत हो, किताबें हो, कविताएँ हो, जिसकी मैंने बात की एक पुस्तक में, उन सभी का काम जैसे अरु ने कहा यही है कि वो आपकी सारी, एक तो सारी आपकी जो मुश्किलें हैं उसको या तो भुला दो आप, या तो फिर वो मुश्किलों का जो एक कारण है, उसको वो कारण किसी एक 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 इसको बना दो। अब वो आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि जिसको आप आपको बॉक्सिंग कभी-कभी बैग की तरह जा करके ठोक-पीट जी, के आ जाएँ और लगे कि सब ठीक है। जी, सब ठीक है। हम्म, तो और दूसरा उसमें क्या होता है कि एक कंसोलिडेटेड हिंदू आइडेंटिटी बन जाती है इससे, कि आप अपने अंदर के जो अलग-अलग आपका जेंडर हुआ, आप औरत हो, आप पुरुष हो, आप औरत हो, या फिर आपकी जो आपकी जाति हुई, आपकी जाति को भुलाना चाहिए। तो ये सारी जो बैरियर्स हैं, सारे जो सेग्रीगेशंस हैं, जिसने हमको अलग-अलग रखा है, वो सारों को कहीं न कहीं कोलैप्स हो जाना है, और आपको बस एक हिंदू सोच रखनी है ना? तो वो और उसका औरतों पर आजकल भी तो लागू होता है। आजकल हाँ, उसका पर्यायवाची राष्ट्रवादी दे दिया गया है। हाँ। जी, राष्ट्रवादी इक्वल टू एक्चुअली हिंदू और हिंदू इक्वल जी, टू, हाँ, जी, जी। जी। कुणाल बहुत अच्छी तरह से बुक में लिखते हैं कहीं पे कि हमारे सारे जो पहचान है, हम तो सिर्फ एक नहीं है, हमारे हर किसी का कई पहचान होते हैं और उन सबको जोड़कर हम जीते हैं। लेकिन इनका ये बिल्कुल, स्ट्रेटेजी है कि सारे पहचान भुला दो, आप मिटा दो और एक ही पहचान बचा रहेगा, वो कि आप हिंदू हो।
और लेकिन उसी इनकी पहचान के स्ट्रेटजी, सब कुछ। लेकिन अरुंधति ये स्ट्रेटजी इनकी कितनी कामयाब हो रही है, एक अलग प्रसंग है, हम लोग और बात करेंगे आगे। लेकिन कुणाल, जो मैंने अरुंधति जी से सवाल किया था कि, और उस जवाब भी उन्होंने सही दिया, लेकिन आप थोड़ा कमल के कैरेक्टर से और कमल की कहानी से वो और ज्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि कमल क्राइसिस में भी जाता है, कमल इस तरह का एक जवाब भी दे रहा है, तो उससे लगता है कि ये रोजी रोटी का भी प्रसंग है। तो कमल की कहानी में दो चीजें हैं, एक तो ये कि ये जो मार्केट को एक्सप्लॉयट करना निजी हित में वाला प्रसंग है क्या, और वो फिर वो एक आइडियोलॉजी का भी एक मिश्रण जो बात हुई, और दूसरा कि उसके यहाँ सेकुलर एलिमेंट ज्यादा, एग्जैक्ट पड़ोस का मुसलमान होना, ये होना, वो चाचा के साथ जो इंटरेक्शन है, वो कमल का कैरेक्टर दो कहानियां कहता है बहुत, उसको जरा स्पष्ट करिएगा, और ये इसका जवाब भी दीजिएगा कि क्या ये इस मार्केट को अपने आर्थिक हित में भी एक्सप्लॉयट करने का एक एजेंडा स्वरूप तो नहीं है। जी देखिए, कमल बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब उसका एक कैरेक्टर रहा है, क्योंकि उसने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, और उसी के साथ साथ उसकी पॉलिटिकल जर्नी भी वहाँ शुरू हुई है, और उसमें भी उतार चढ़ाव आए हैं। जो उसकी निजी जिंदगी में आए थे, उसकी पॉलिटिकल जिंदगी में भी वही वैसे ही उतार चढ़ाव आए हैं। और उसकी वजह से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इंसाइट मिलती है कि जो जो हम जिसे कहते हैं फुट सोल्जर, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए जो जमीनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं लोग, उनका उनकी जिंदगी में और एक जो बड़ा हिंदुत्व प्रोजेक्ट है, उसके ट्रेजेक्टरी में क्या कहीं कहीं अंतर है, कहीं समान अंतर है या नहीं है। तो कमल की जिंदगी में एक चीज तो ऐसी जो हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिज्म की। देखिए संजीव जी, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि ये और अरुंधति ने भी इसके बारे में जिक्र किया कि एक 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 बहुत आलसी लिबरल सोच हो गई है, दो किस्म की। एक तो कि ये सारा जो कुछ हो रहा है वो बस बीजेपी आरएसएस करा रही है ना, तो इसका और कोई मूल नहीं है इसका। और दूसरी आलसी लिबरल सोच ये है कि ये सारा जो हो रहा है बस वो पैसे के लिए हो रहा है, इसमें ये कोई विश्वास नहीं करता। तो ये दोनों सोच घातक भी है। घातक क्योंकि इससे हमारी जो समझ है हमारे हमारे समाज के बारे में, वो समझ रिस्ट्रिक्ट हो रही है। हम इसको समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमको बस ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप को आश्वासन देना है, शायद इसीलिए हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, ये समाज नहीं बदल रहा, ये तो बस सारी राजनीति है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि और इसी से दूसरा आपका जो सवाल था उससे मैं जोड़ूंगा इसको। क्या हो रहा है कि जैसे कमल के केस में हम देखते हैं, कमल भी देखिए अब 30 साल, तकरीबन 30 साल का कवि है। लखनऊ के बाहर गुसाईगंज नाम का एक टाउन है, वहाँ रहता है वो। वहीं से इसकी शुरुआत होती है, वो कवि बन जाता है। लेकिन जब जब वो कवि बनता है, उसी रास्ते पर उसके पहले तक उसकी ज़िंदगी, जैसे आपने कहा, सेक्युलर होती है ना? वो मतलब उसके उसके परिवार के मित्र होते हैं जो मुसलमान होते हैं। वो खुद अखिलेश यादव से काफ़ी आकर्षित हो जाता है, वो अखिलेश यादव को वोट भी देता है। लेकिन इसमें होता ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं न कहीं पर्सनल, जो हमारी निजी ज़िंदगी में हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका उपाय अगर हमें हमें मिल जाता है हिंदुत्ववादी सोच में, तो हम वो सोच को अपना लेते हैं। और यही हुआ कमल के साथ भी, कि जब उसके परिवार के लोग, जो मुसलमान परिवार के साथ बहुत निकट के उनके उनके संबंध रहे हैं, इतने निकट के कि वे एक दूसरे के घर पे आके खाना खाते थे, रहते थे। लेकिन जब वो संबंध टूट जाते हैं, और जब वो मुसलमान, जो जो उनके पिताजी के बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं, जब वो उनके पिताजी को कहीं न कहीं दगा दे देते हैं, जैसे उनकी एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग तोड़ देते हैं वो मुसलमान दोस्त, तो कमल की ज़िंदगी में उसका बहुत एक गहरा असर होता है। और वो असर को कमल लेके बहुत सालों तक चलते हैं। लेकिन उसी में उनकी 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 दोस्ती हो जाती है हिंदुत्ववादी संगठनों से, जो गोसाईगंज में है, और उनका एक्सपोज़र हिंदुत्व विचारधारा से बढ़ने लगता है। तो उस प्रोसेस में उन्हें कहीं न कहीं ये एक थॉट दिया जाता है कि भई देखिए, जो आपके पिताजी के साथ हुआ और जो आपके परिवार के साथ हुआ, जहाँ वो मुसलमान ने आपके पिताजी को दगा दे दिया, उसने चीटिंग की, जो भी किया, वो उस आदमी का दोष नहीं था, वो मुसलमान आदमी का दोष नहीं था। वो इस्लाम का दोष है, और वो हर मुसलमान यही करता है। तो
कमल जो इतने सालों से समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ था मेरे पिताजी और उसके दोस्त के साथ और हमारे परिवार के साथ, उसको सडनली उसको कहीं न मिल गया। कहीं हाँ, हाँ। जी, उसको अपने प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन वहाँ दिखने लगा। उसको समझ आ गई कि अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये पर्सनल अपने ट्रॉमा से कई बार लोग आकर्षित होके ये विचारधारा लेकिन उससे ठीक उलट कवि की जिंदगी में मुसलमान कैरेक्टर है, वो उस पर बात करते हैं, लेकिन जी। दर्शकों से कहेंगे कि किताब जरूर पढ़िए। हिंदी अनुवाद इसका आ रहा है क्या कुणाल? जी, हमारी कोशिश चल रही है कि इसका जल्द से जल्द हिंदी अनुवाद आए। पर इसकी डेट मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि किसी ना किसी रास्ते हम इसका हिंदी अनुवाद लेके आएँगे, क्योंकि मुझे बस यही है कि जितने ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाएँ, उतने पढ़ें और लोग समझें कि वो किस तरह का कंटेंट वो कंज़्यूम कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। और क्या हो रहा है, कैसे जिन जो कंज्यूम ना भी कर रहे हो, मैं तो सुना तो था, लेकिन मैंने जब किताब पढ़ी तो सब गूगल किया और ये सब कुछ कवि और फिर कवि के बारे में जाना और दूसरे लोगों के बारे जी, में जाना। जी। एक तो संदीप मैंने संजीव कहा व्हाट्सएप, हाँ, लेकिन संजीव जी, थोड़ा-सा एक क्वेश्चन था। अरुंधति इसको और क्लियर कर ले अरुंधति इसी प्रसंग को कवि की जिंदगी से, कि हाँ, उनके जीवन में जो मुसलमान कैरेक्टर है इसके ठीक उलट है। वो उनकी मदद कर रहा है, फाइनेंशियल मदद भी है, लेकिन वहाँ की एक मुसलमान अच्छा होता है, सभी मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा वाला कुछ आपको दिखता जी, है ना, ये तो कमल से थोड़ा उलट है। जी, हुँ, जी, बोला। बिल्कुल। तो ये यही है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जब कवि से कहा कि आप जो बातें करती हैं, आप जिस चीज़ों का प्रचार कर रही हैं और आपके आपके गाने में, जैसे उनका एक गाना है लव जिहाद, और उसकी उसकी एक 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 उसकी पंक्ति एक ऐसी है, इन देशद्रोही मक्कारों को करो बाहर गद्दारों को, मानवता के हथियारों को करो बाहर गद्दारों को। है ना? तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि ये किसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि इस गाने के शुरुआत में ही आता है लव जिहाद, हाँ, एक-एक बिल्कुल। पैनल आ जाता है और उसमें एक मुसलमान आदमी जो दाढ़ी के साथ और स्कल कैप के साथ है, उसकी एक कार्टून आ जाती है और उसके बाद ये गाना शुरू होता है। तो जब मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, कि आप एक हाथ पर तो ये आप कह रही हैं कि इनको बाहर निकालो, ये गद्दार है, ये मक्कार है, और दूसरे में आप आपका जो परिवार है, वो एक ऐसे घर पे रह रहा है जिसका ओनर है एक मुसलमान, जो आपसे ₹1 भी नहीं ले रहा है किराए में। मतलब ऐसा तो कोई अपने सगे के लिए भी कभी-कभी नहीं करता। लेकिन ये मुसलमान आदमी जो है वो उनके उनके परिवार के एक मित्र हैं और वो उनसे आदमी ₹1 भी नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। और अलग-अलग तरीके से कुछ-कुछ मुसलमानों ने उनकी मदद भी की है, जैसे उनके फ़ोटोग्राफ़ी के जो सर थे, वो भी मुसलमान थे। तो मैंने ये कहा कि ये कवि जी ये कैसे, मतलब आप कह रही हैं लेकिन ये ऐसा हो रहा है। तो उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए, ये जो 2-3 हैं मेरे आस-पास के, ये अच्छे हैं, बाकी के लोग ऐसे नहीं हैं। तो बाकी के मुसलमान तो वही है जो मैंने गाने में कहा है, लेकिन ये जो 2-3 अच्छे हैं वो मेरे पास है बस। तो ये बहुत सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और ये मैं नहीं जानता कि ये सचमुच में उसको डीपली इसको मानती हैं या फिर ये एक कन्वीनिएंट, एक थोड़ा-सा इसकी रीज़निंग हो गई है ये इसलिए इसको मान। बल्कि ये इस समाज में बहुत बड़े लार्जर स्वरूप में लोगों का ये कहना होता है, हाँ, हर किसी के जीवन में मुसलमान है, ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान है ही नहीं, जी, जी। हैं। और हर किसी का कहना होता है कि हमारा वाला तो ठीक है, ठीक है, बाकी का बाकी के जी, जी, तो बिल्कुल। ऑल्सो ऑल्सो बिल्कुल हम हाँ, हम हिंदी मूवीज़ में भी देखे हैं 70s 80s के हिंदी मूवी में एक अच्छा विद इन कोट्स अच्छा अच्छा, मुसलमान का एक रोल होता है। तो अच्छा मुसलमान बोलने का मतलब क्या है कि मुसलमान अच्छा नहीं है, उसको जी। क्वालीफाई करना पड़ेगा अच्छा मुसलमान बोल के। लेकिन एक क्वेश्चन आमिर खान का स्वदेश भी। हाँ, तो ये एक जी, एक प्रश्न था मुझे कुणाल से अगर मैं आपका परमिशन हो तो पूछ सकती हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, तभी हाँ, तो आप ही की तरफ आए। तो ये कुणाल ये मैंने आपसे पूछा था जब हमने बातचीत की थी बैंगलोर में, लेकिन फिर पूछती हूँ ये दर्शकों के लिए कि 1909 में यूएन मुखर्जी ने वो हिंदू डाइंग रेस बंगाली में लिखे थे ये किताब जी, जी। कि हिंदू खतरे में है तो तब से चल रहा है। तो मेरा ये प्रश्न था कि ये जो सामग्री इनको अभी मिल रहा है लिखने के लिए, गाने के लिए, पब्लिश करने के लिए, तो ये इसका गोला बारूद इसको कहाँ से मिलता है? ये पुरानी ये नैरेटिव्स जो हैं वही चल रहे हैं? या ये नया मसाले भी मिल रहे हैं बनाने के लिए?
क्योंकि देयर इज ये एक एक्टिव मैकेनिज्म है, ये जो थोड़ा सच को छिपाना, ये आधी झूठ या एकदम ही बनावटी झूठ को लेके कुछ पकाना, लेकिन इसका जो थ्रेड है वो तो सेम ही है, वो कि हिंदू खतरे में है। इसको हम 1000 तरीके से बोल रहे हैं कि खतरा हमारा है। तो आपको जी क्या लगता है, कुछ नया बन रहा है या सेम चल रहा है जो पहले भी था? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, फाउंडेशन इसका जो मूल जिस पर सारा कुछ बसा हुआ है, वो तो यही है ना? वो तो आपने जो किताब की मेंशन की मुखर्जी साहब की, वो किताब है। सावरकर के जो विचार थे तब, वो है। तो ये सारे जो फाउंडेशनल इनके जो टेक्स्ट थे, वो तो उसी पर सारा कुछ चल रहा है, आज भी। आइडियोलॉजी वही रहती है, लेकिन चूंकि इन्होंने पॉपुलर कल्चर का इस्तेमाल करना उचित सोचा है, और क्योंकि उन्होंने सोचा है कि ये एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म होगी जिससे हम युवा जो पीढ़ी है उस तक हम पहुंच सके। तो अब ऐसा है कि आप कितनी बार वही चीज बोलोगे ना, आप वही के वही आप नहीं रिपीट कर सकते। तो इसको रेलेवेंट रखने के लिए उन्होंने काफी काम किया है, और वो काम ऐसा है कि जब जब जो जो चीजें होती है उस पर एक हिंदुत्ववादी चश्मा डालकर उसकी एक हिंदुत्ववादी एक एक उसको एक एक पूरा मतलब एक रिकास्टिंग करना है कि इस विषय को हम हिंदुत्ववादी सोच से कैसे देखें, और वो जो नैरेटिव बनता है वो सोच से, उसी को फिर सर्कुलेट करना हो। तो समझ लीजिए किसानों का आंदोलन है, तो उसको आप एक खालिस्तानी, आप एक हिंदुत्ववादी दे दो कि यार ये देखो, ये सारे खालिस्तानी हैं, इनको तो हिंदुओं से भी नफरत है, इनको तो सबसे नफरत है वगैरह वगैरह, और हम तो राष्ट्रभक्त हैं, हम तो राष्ट्रवादी है, तो ये हमारे साथ नहीं है। तो वो हो गया। फिर हो गया जेएनयू का मामला कि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको बता दो कि ये देखो, ये तो अफजल गुरु वाले लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं वगैरह वगैरह। तो हर हर इवेंट जो होती है, जैसे आपको याद होगा आफताब और श्रद्धा वाला केस हो गया था। श्रद्धा वाइकर जो लड़की थी, उसको उसको मार डाला था, उसकी उसकी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे वगैरह। तो वो बहुत बहुत एक हिंसक प्रकार था, और बहुत एक बहुत टेरिबल ट्रेजेडी थी वो। उस चीज पर, उस एक इंसिडेंट पर इतने सारे गाने बने, इतनी सारे वीडियोस बने, इतनी सारी मीम्स बनी, और इतनी कविताएं लिखी गई उसी बस एक इंसिडेंट पर। लेकिन उसके बाद ऐसे कितने सारे अलग अलग इंसिडेंट हुए जहां पे लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, दोनों हिंदू हैं, अलग अलग परम्यूटेशन वाली इवेंट हुई। उसके पहले उसी वक्त राजस्थान की बिल्कुल कहानी है, हस्बैंड वाइफ। बिल्कुल। तो उस पर कुछ नहीं बना। तो ये कहने का मेरा मतलब यही है कि ये लोग देखते रहते हैं कि अब करंटली क्या चल रहा है, किस जी चीज पर कॉन्वर्सेशन हो रही है, और उसी को क्विकली आप एक हिंदुत्ववादी रंग दे दीजिए और उसको पॉपुलर कल्चर में आप लेके जाइए। तो वो चश्मा बदलने की बात है। जी, आप बस जेंडर का बस चश्मा बिल्कुल निकाल के सिर्फ वो हिंदुत्व की चश्मा पहन के सब कुछ देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दाद देनी पड़ेगी संजीव जी कि ये लोग इतने जल्दी नैरेटिव बदल सकते हैं हर चीज में, और वो नैरेटिव को बिल्कुल। पॉपुलराइज भी कर सकते हैं। एक दो और स्फीयर है जिस पर हम बात करेंगे, अगले आधे घंटे तक और करते हैं। शायद इसको हम लोग 2 पार्ट में चलाएं जब इसको ऑन एयर करेंगे। तो एक तो महिलाओं वाला तो अरुंधति लगभग क्लियर है। एक चीज हम लोगों ने देखा कि धर्म के प्रति, और इसकी व्याख्या भी है, फेमिनिस्टों ने किया भी है, कि ये जो बाबाओं के आश्रम में जो जाती हैं, वो एक तरह से महिलाओं को कई बार अपने काम से, अपने एंगेजमेंट से एक लीजर भी मिलता है। एक तो वो भी एक कारण होता है कि कई बार वो जाती हैं। या ऐसे भी जैसे शिव चर्चा के तौर पे काफी बड़े पैमाने पे साप्ताहिक तौर पे या रोज भी खासकर हिंदी पट्टी की महिलाएं इकट्ठी होती हैं। तो और थोड़ा भजन डिस्कशन, मंडलियां, भजन भजन मंडलियों मंडल, हाँ हाँ बिल्कुल शिव चर्चा वही है, भजन मंडली है। हाँ। तो ये होता है, और इसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग भी। इनके लिए बड़ा, बाबाओं के लिए तो बड़ा अच्छा है, तरह तरह की कहानियां। पति, एक मैं सुन रहा था कि पति को देवता क्यों मानना चाहिए, उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहा था। अच्छी मतलब उनका वाला अच्छा, हमारा वाला तो जो है बताइए। तो है ही। हम भी सुन माने लेते हैं, कुछ बताएंगे। जैसे ईश्वर बात करते हैं आप, प्रणाम करना चाहिए, और वो उसको भी अपने आपके अनुसार आचरण करना चाहिए, जिसको देवता होना है। तो थोड़ा सा
थोड़ा सा महिला है, वो सवाल कर रही है, अब सवाल जब करने पहुंच गई तो थोड़ा उसके मन को भी तो पैसिफाई करिएगा ना। हाँ, तो वो हाँ, सब कुछ है। हम्म, कुणाल एक हम लोग देव पर आते हैं, वो सबसे श्रूड कैरेक्टर है। श्रूड इन द सेंस कि समझ रहे हैं, जी और पूरा मुझे लगता है कवि की तुलना में कवि थोड़ी इनोसेंट हैं। और आप बताइएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ कुछ ज्यादा प्यार तो मुझे कवि और कमाल से नहीं हो गया है, कमल से। ये थोड़े इनोसेंट हैं, लेकिन संदीप श्रूड है। श्रूड इन द सेंस कि वो समझ रहे हैं चीजों को। जी जी वो वहां आए हैं, बाजप्ता हिंदुत्व उनका एजेंडा है, और आगे उनका मन नहीं भर रहा है मोदी जी से। ये वाला एक ग्रुप है जो पता नहीं, उसके लिए टर्म भी इस्तेमाल होता है आजकल, हार्ड हिंदुत्व का एक नया लाइन, जिसके अब योगी जी है, योगी जी भी पीछे पड़ जाएंगे, प्रज्ञा वगैरह आगे आ जाएंगे। वो प्रज्ञा ठाकुर वहां, आप पुरोहित हैं तो आप पुरोहित टाइटल भी आ जाएगा। बात कर जी रहा हूँ, समझ रहे हो, जी नाम ले जी लें जी आप, जी नाम मैं भूल रहा हूँ, कर्नल कर्नल पुरोहित। कर्नल पुरोहित। तो उधर तक चीजें चली जाएंगी, ऐसा संदीप देव का मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर है। और वही व्यक्ति है जिसने इसको भी खोला, कि वो आप कार जो चला रहे थे, और आजकल वो लोग भी मोदी कीवर्ड के इर्द गिर्द खेल रहे हैं, लेकिन आजकल वो लोग सेकुलर खेमे में खेल रहे हैं। वो भी उतने ही श्रूड हैं, वो दूसरे वाले संदीप। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो भी आप समझ रहे, बहुत पॉपुलर होते हैं वो लोग, पति जी पत्नी जी जी दोनों ही। जी जी, कुणाल, उस पे बात। तो संदीप देव की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे जैसे पत्रकार थे वो एक ज़माने में, पत्रकारिता में उनका उनका मन तो लगा, लेकिन उनको कहीं न कहीं एक एक निराशा जैसी थी। क्योंकि और उनकी बात संजीव जी और अरुंधति जी, मतलब हमारे जैसे लोगों को ये बात बहुत सुननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो ऐसा कहते हैं, और मुझे लगता है काफ़ी लोग उससे कनेक्ट भी होते हैं, काफ़ी लोग उससे रिलेट भी होते हैं, कि वो कहते थे कि 2014 के पहले तक जब जब इंडियन न्यूज़ रूम में हमारे जैसे लोग थे, जो जो हिंदू विचार रखते थे, शायद हिंदुत्ववादी विचार भी रखते थे, हमको बस कम्युनल का धब्बा डालकर हमको साइड कर दिया जाता था कि आप नहीं बोल सकते, और ये सारी चीज़ें हम आप बोल ही नहीं सकते आप। तो कहते हैं कि हमारे जो जेन्युइन कंसर्न भी होते थे, हमारी जो कुछ-कुछ हमारी आकांक्षाएँ होती थी, सारा कुछ होता था, उसको बस साइड कर दिया जाता था, क्योंकि हमारी विचारधारा उनसे अलग थी। तो अगर आप अपने आप को लिबरल मानते हो, और ये मेरा सवाल अन्य लोगों से भी है कि अगर हम अपने आप को लिबरल मानते हैं, तो क्या लिबरलिज़्म का यही अर्थ है कि हमारे से जो डिसएग्री करे उसको साइड में कर दिया जाए? तो संदीप के मन में उसका उस उसको जो साइड में कर दिया गया था, उसको साइडलाइन किया गया था, उसका असर काफ़ी रहा। और कहीं न कहीं वो एक एक गुस्से में भी बदल गया कि नहीं, मुझे अपने आप मैं कुछ खड़ा होके बताऊँगा और इन लोगों को मैं बता दूँगा ये क्या है। तो 2014 के बाद मतलब पहले तो उन्होंने एक शुरुआत ऐसी की कि उन्होंने मोदी जी पे किताब लिख दी। और वो किताब थी गोधरा कांड पर। और उन्होंने कैसे मतलब ये सारा जो गोधरा रायट हुआ था, और जो ट्रेन वाला हादसा हुआ था, ये सारा एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मोदी जी को बदनाम करने वाली वाली थी। तो वैसी एक किताब उन्होंने लिखी थी, किताब काफ़ी चली उस मतलब वो राइट विंग इकोसिस्टम में काफ़ी चली वो किताब। उसके बाद से वो उनका प्रयास यही रहा है कि बस अपनी जो हिंदुत्ववादी सोच है, उसको कैसे आगे रखा जाए और उसको कैसे मेनस्ट्रीम किया जाए। जब मैं मेनस्ट्रीम कहता हूँ तो उसका अर्थ यही है कि उन्होंने बस यूट्यूब चैनल तक वो सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल खोल दी, लेकिन उन्होंने अपनी 4-5 और किताबें भी उसके बाद लेके आए हैं। उसके बाद संजीव जी उन्होंने अपना एक पब्लिशिंग हाउस खोल दिया है। जो जो जिसका काम यही है कि बस वो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली किताबें ही पब्लिश करे और कुछ ना करे। साथ-साथ उनके में उनके उन्होंने मॉडल अपनी उनके मॉडल पर एक लेफ्ट लिबरल भी ध्यान आते हैं। जब जब संदीप देव को मैं ध्यान करता हूँ, तो हमारी तरफ आजकल लेफ्ट लिबरल वाले और सावरकर वावरकर को लेकर किताब उताब भी लिखते हैं, पब्लिकेशन भी कर जी, लेते हैं, सब जी, कुछ जी, होता है जी। वहाँ। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एजेंट भी कभी कभी हो जाते हैं। तो वो बड़ा अच्छा। उनकी एंट्री भी इस स्पेस पे संदीप देव जैसी ही है। जी। जी, 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 बिल्कुल। तो अपनी पब्लिशिंग हाउस वो कर लेते हैं शुरू। अ, अन्य जो लेखक हैं, जो बाकी पब्लिशर्स के साथ हैं, उनको भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, और वो साल में 25,000 कॉपीज़ बेचते हैं वो। सिर्फ़ सिर्फ़ भारत में नहीं, लेकिन वो विश्व भर उनकी कॉपीज़ जाती है।
तो उसके साथ साथ उन्होंने अपना एक न्यूज़ वेबसाइट भी बना दिया है और अपना अपना इंडिपेंडेंट एक स्ट्रीमिंग उनका एक पूरा एक स्ट्रीमिंग सेटअप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब पर भी भरोसा नहीं है। उनको ना तो अमेज़न पर भरोसा है, उनको लगता है यूट्यूब एंटी हिंदू है, उनको लगता है अमेज़न भी एंटी हिंदू है, और इसीलिए अपनी एक अल्टरनेटिव वो तैयार कर रहे हैं इन सारी से। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि मैं यही लोगों से कहता हूँ कि देखिए, वो आदमी को सक्सेस के मायने में अगर आप देखें, तो ऐसा नहीं कि वो कोई अरबोपति आदमी है, ना तो उसको राज्यसभा की सीट मिली है। लेकिन वो संदीप देव आइडियोलॉजिकली इतने कमिटेड इंसान है। मतलब वो उन्होंने बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें ट्राई की संजीव जी। लेकिन वो हर 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 वक़्त वो चीज़ फ़ेल हो जाती थी, जो उनके स्टार्टअप्स होते थे। क्योंकि उनको अपनी आइडियोलॉजी डाइल्यूट नहीं करनी थी। उनको अपनी आइडियोलॉजी में ही रहना था, और उसी से उनको एक कमर्शियली सस्टेनेबल एक 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 मॉडल तैयार करना था उसका। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि ये जो लिबरल सोच है कि नहीं-नहीं ये लोग तो मतलब ऐसे ही करते हैं, बस ये पैसा है इसमें, या तो फिर ये बीजेपी वाले हैं। संदीप देव इन सारी असम्पशन्स को ठुकराते हैं, और वो कहीं न कहीं दिखाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली, और अब वो बीजेपी आरएसएस के सिस्टम से बाहर उन्हीं को चैलेंज करने के लिए खड़े हो गए हैं। और काउंटर स्पेस पे भी एक ठीक सिमिलर ऐसे लोग आए जो ऐसे ही प्रयासों से कुछ असफल हैं, कुछ सफल हैं और चीजें हो रही हैं। लेकिन एक सवाल मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा था अरुंधति, यदि आपको याद होगा, लेकिन दोनों के जो पॉलिटिकल जहां उनको ये मिलता है, शेल्टर मिलता है, उसमें ये वाला ज्यादा मैच्योर जमात दिख रहा है जो सत्ता वाले हैं। मैंने लिखा था कि ये दीवाने आम में भी दस्तक नहीं दे पा रहे। ये जो कवि हैं फ्रस्ट्रेशन में भी चले जा रहे हैं, सिंह भी फ्रस्ट्रेशन में चली गई, कमल को भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, संदीप को भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो ये दीवाने आम तक भी नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जो दूसरा स्पेस है, जो काउंटर वाला, जो जिसका शेल्टर कांग्रेस है या लेफ्ट लिबरल है, कांग्रेस ही ज्यादा है आजकल, लेफ्ट लिबरल, लेफ्ट तो खत्म ही है लगभग, तो वो एकदम सीधे सीडब्ल्यूसी में लेकर चले जाते हैं, या सीधे वो उसको आपको नेशनल काउंसिल में लेकर चले जाएंगे, राज्यसभा भेज देंगे। एक कवि को राज्यसभा में भेज ही दिया, सिर्फ कविताओं के बल पे ही भेज दिया। ये लोग दस्तक भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये ज्यादा इसको ये करते हैं, मतलब पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरी धारा लगता है कि जैसे इस्तेमाल हो जा रहा है। इस पर संजीव जी देखिए ऐसा है कि ये लोग आइडियोलॉजी से तो कमिटेड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये थॉट मन में आ जाता है इनके, जब वो इतनी सारी चीजों पर काम करते हैं, और जिसका लाभ बीजेपी और आरएसएस को तो होता ही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कमल जैसे लोग, या फिर मैंने जो कहा था कन्हैया मित्तल जैसे लोग, जो जो गाने बनाते हैं, जो कविताएं लिखते हैं और बीजेपी के लिए कैंपेन करते हैं, और उसके बाद जब बीजेपी जीत जाती है तो उनको मतलब उनको लगता है कि हमारा भी इसमें कोई श्रेय रहा है, लेकिन वो श्रेय को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। ना तो कोई कहता है बाहर आके कि भाई आपने ये हमारे लिए किया, ये बहुत अच्छा हुआ, आपको हम ये देंगे या वो देंगे, आपको गवर्नमेंट की कमेटी में देंगे, या फिर आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो। तो वो उनसे उनकी उनकी एक अपेक्षा रह जाती है कि बीजेपी को तो सत्ता मिल गई, आरएसएस को थोड़ा सा और वर्चस्व मिल गया, लेकिन हमको क्या मिला इसके बाद। तो मैं यही कहूंगा कि आइडियोलॉजी से कमिटेड है लोग, लेकिन वो अपेक्षा आना बहुत एक आम चीज है, क्योंकि जितने ही कमिटेड आप हो, आप सेल्फलेसली कमिटेड हो, वो तो बहुत रेयर होता है। कि आपको कहीं ना कुछ छोटी मोटी अपेक्षा तो होती है कि कोई हमारा नाम ले ले, और कुछ ना करे कोई हमारा नाम ले ले 3 बार, स्टेज से बोल दे कि भाई ये कमल आग्ने ने हमको जिताया है, उतना भी कर ले तो भी ठीक है। लेकिन वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो हिंदुत्व वाली स्पेस जो आप कह रहे हैं संजीव जी, मेरा एक नजरिया ये है कि हिंदुत्व वाली स्पेस बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई है अब। सभी लोग उसमें जो ये बेचारे पैदल ये वाले पैदल सेना में ही रह जा पा रहे हैं महारथी, और इधर जो जा रहा है वो सब एकदम महारथी हो जा रहा है, वो सीधे जी। तो हाँ, एक कुणाल, एक आपने जो कहा था उनका कि पहले जो संदीप देव का एक बात है कि पहले हमारी वॉइस कोई नहीं सुनता था और अभी सुनते हैं। इसमें एक चीज कहनी थी मुझे, वो है कि देखिए डेमोक्रेसी में ये तो हम सबको लगता है कि सबका वॉइस सुनना चाहिए, लेकिन फैशिज्म में सिर्फ एक ही वॉइस सुनाई देता है। तो ये भी है कि बहुतों को ये लगता है कि वो अपना वॉइस
सुनाना चाहता है ऐसा नहीं है, उनको सिर्फ अपना वॉइस सुनना है। ये सिर्फ में प्रॉब्लम आ जाती है। और मुझे ये सिर्फ का प्रॉब्लम ये है कि ये हिंदू, इसका एक्सटेंशन तो इतना तक है कि हम हिंदू फिलॉसफी ले, हिंदू बिलीफ्स ले, इसमें भी ये सिर्फ ला रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है हिंदुइज्म जताने की, सिर्फ एक ही शायद ये सिर्फ एक भगवान पे भी अटक ना जाए। मुझे तो ये लगता है जिनको ये सबसे हेट करते हैं उन्हीं की तरह बन जाए कभी कि भगवान एक है और वो राम है, और बहुत जल्द हमको ये पता चले कि देवियों का पूजन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि देवियां तो औरत हैं, या कुछ और ऐसे जो रजत शर्मा से जो ये टकराते हैं संदीप, हाँ, बीपी हाउस में, ये किताब में देखिए किताब पढ़िएगा जो, और मैं बल्कि कहूंगा कि किताब पढ़िएगा, और किताब के प्रसंग में यदि पढ़ पाते हैं और कुछ सवाल यदि हमारे YouTube कमेंट में छोड़ जाएंगे तो बाद में फिर हम इन दोनों को बुलाएंगे और उन सवालों पे एक एपिसोड करेंगे, बातचीत करेंगे। खैर, ये सारी चीजें, ये सारे बड़े इत्मीनान से जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये सारे पहलू आपके भी मन में ये सवाल आएंगे और ये सारे पहलू हैं वहां। खैर, तो कुणाल, वो रजत शर्मा वाला प्रसंग है जो बीपी हाउस में वो खड़ा होकर के संदीप जी, कुणाल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है, लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अरुंधति ने जो बात कही कि बस सिर्फ एक आवाज, ये जो अप्रोच रहा है कि सिर्फ एक आवाज सुनी जाएगी, जिससे कि आदि शंकराचार्य पर भी आप ट्विटर के हैशटैग चला देते हैं, आप उसको भी गाली दे देते हैं। तो मतलब अगर आप बात उस लेवल तक पहुंच गई है कि जो आपको अपोज करे ना, मतलब वो भले ही पॉलिटिकल लीडर हो या फिर वो आदि शंकराचार्य हो, उस सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी कि सबके खिलाफ ट्विटर पे हैशटैग चलेंगे, मीडिया में कैंपेन चलेगी वगैरह। उसी की वजह से संदीप देव जैसे लोग अब आज असंतुष्ट हैं। इसी कारण की वजह से उनको आज लग रहा है कि नहीं, ये इस चीज के लिए हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि बस ये अपनी अपनी बात चलाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आई थिंक हमें और भी दिखेंगे जो उसी हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी ये अप्रोच ठीक नहीं लग रहा है। तो ये एक तो मामला ये है। दूसरा जो संजीव जी आपने कहा, देखिए संदीप देव जैसे मैंने कहा, वो मेरे जैसे पत्रकार हुआ करते थे एक जमाने में, अखबारों में काम करते थे, सारा कुछ था। तो उनकी आज जो छवि एक बनी है, वो एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार की बनी है, जो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार यूट्यूब पर है ना। अब वो एक अलग डिस्कशन है कि वो आज जो करते हैं उसमें पत्रकारिता कितनी है, कितना ओपिनियन है, वो एक पूरा अलग डिस्कशन बन जाता है। लेकिन उनकी छवि उन्होंने दर्शकों में ये बना दी है कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार हूँ, और मैं उन जैसा नहीं हूँ। उन जैसा मतलब ना तो मैं क्रिटिकल जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ उन जैसा हूँ, ना ही मैं गोदी मीडिया हूँ। तो मैं इन सब से ऊपर हूँ मैं, और असल पत्रकारिता मैं करता हूँ। तो उनका ऐसा है कि ये इन दोनों क्षेत्र में, एक गोदी मीडिया और एक क्रिटिकल जर्नलिज्म वाले क्षेत्र में, ये दोनों इनके दुश्मन है। और जब इनको मौका मिल जाए, जो उनके एजेंडा पर जो बात सूट होती हो, उसको वो उठा लेंगे और उसको उल्टा करेंगे, बोलेंगे देखिए मीडिया ये करता है। भले ही वो मीडिया मतलब हफ्ते में 7 में से 6 दिन वो मोदी के गुण गाए, लेकिन शायद एक दिन वो ऐसा कुछ कर दे कि वो हिंदुत्ववादी विचार के अगेंस्ट हो जाए, या फिर कोई छोटी मोटी, जैसे रजत शर्मा वाला मामला। ये बात हुई कुछ सालों पहले, जब आपको याद होगा कथुआ वाला जो रेप केस हुआ था और जो मर्डर हुआ था, है ना। तो वो बात ऐसी थी कि वो मंदिर के अंदर काफी कुछ चीजें हुई थी उसमें। मंदिर के उसमें जो पुजारी थे वो इन्वॉल्व थे, उनका बेटा इन्वॉल्व था। लेकिन संदीप और कुछ और अन्य जो विचारधारा वाले जो लोग हैं हिंदुत्ववादी, उनको ये था कि नहीं, ये सारा एक कॉन्स्पिरेसी है, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पुजारी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये सारा एक इस्लामिस्ट कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि तब महबूबा मुफ्ती थी। तो ऐसा था कि नहीं, ये मुफ्ती की कॉन्स्पिरेसी है, ये मुसलमान हमारे खिलाफ आ गए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक हवा चलाई थी। ये अलग बात है कि बीजेपी उस सरकार में शामिल थी। जी बिल्कुल, और बीजेपी का तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हुआ करता था उस समय। तो ये हवा तब उन्होंने चलाई थी। और रजत शर्मा, जिनकी इंडिया टीवी है, उनकी इंडिया टीवी ने भी ये खबर चला दी थी चार्जशीट पर
जो पुलिस की चार्जशीट थी, जो कोर्ट में सबमिट हुई थी, उसको लेकर उन्होंने खबर चलाई थी कि ऐसा-ऐसा हुआ था मंदिर में और पुजारी के बेटे ये सारे इन्वॉल्व थे। लेकिन संदीप को लगा कि ये आपने कैसे कह दिया? तो संदीप जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जहाँ पे रजत शर्मा एक स्पीच देते हैं, एक बात करने वाला एक ओकेज़न होता है और वो जब स्पीच खत्म होती है और जब सवाल-जवाब शुरू होते हैं, तो संदीप खड़े हो जाते हैं और उनको वहाँ लेक्चर सुना देते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मतलब आपने पत्रकारिता छोड़ दी है। आप चार्जशीट के बेसिस पे आप कैसा लिख सकते हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? तो उनको अब रजत शर्मा को तो मतलब कोई भी अगर नॉर्मल इंसान होगा वो बोलेगा कि ये इन्होंने पिछले 10 साल में सरकार का ही ज़्यादा काम किया है। लेकिन संदीप देव वहाँ खड़े होके उनको ये सवाल सुना देते हैं और उनको उनको काफ़ी कुछ बोल देते हैं। और कहते हैं कि आप मीडिया वाले मतलब एकदम खत्म ही हो गए हो आप। तो ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि जो मीडिया काम ही नहीं करता, संदीप देव उसमें भी एजेंडा ढूँढते हैं और वो भी एंटी हिंदुत्व एजेंडा। और ये क्लिप फिर वो यूट्यूब पे जाती है और काफ़ी वायरल हो जाती है कि देखिए संदीप देव उन जैसे लोग नहीं, उन जैसा पत्रकार नहीं है, वो एक अलग अलग श्रेणी में है वो, जो बिल्कुल ऐसे पत्रकारों को भी सुना देता है। तो उससे उनकी इमेज अपने फॉलोअर्स में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि देखिए ये आदमी किसी से नहीं डरता। ये ना तो रजत शर्मा से डरता है, ना तो किसी और से डरता है। और वही जी, इमेज आगे जाके फिर बन जाती है कि ये मोदी से भी नहीं डरता। बिल्कुल। और ये आरएसएस के भीतर अरुंधति कई सेक्शन से कंट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। आरएसएस के भीतर भी हो रहा है। मोदी से कई तरह के नाराज लोगों का एक सेक्शन बन रहा है, जिसमें कुछ लोग इस कारण से नाराज हैं जिसके कारण संदीप देव हैं, कुछ लोग उस कारण से भी नाराज हैं उपेक्षा के कारण जो जिसके अनुसार कवि और कमल हैं, कुछ लोग इसलिए भी हो रहे हैं कि ये जो बाहर वालों को लाला के बैठा रहे हो, अशोक चौहान को, उसको तो इतना जो क्राउड फैला रहे हो और भ्रष्टाचार वगैरह, तो कुछ इस कारण से भी कई सारा कॉन्ट्रडिक्शन उभर के सामने आ रहा है। खैर, बातचीत को हम लोग अब अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इस बातचीत का, क्योंकि बात तो निकलेगी तो बहुत सारी बात होगी इस किताब में, इसलिए इस किताब को जरूर पढ़िएगा। हिंदी अनुवाद करवाइए कुणाल जी, यदि किताब आती है तो अच्छी बात होगी। अंतिम बात कि ये है मसला सीरियस कि एक बड़ा सेक्शन जो है वो इस तरह से कल्चरली मनोवैज्ञानिक तौर पे, मैंने जो अपने इंट्रो में कहा कि इवन बच्चों को पेन भी जो दिया जा रहा है वो तलवार वाला पेन आजकल आ गया है। तो हर स्तर पे आपका मानस बनाने की कोशिश की जा रही है, एक अदर है और वो अदर अंततः जाते जाते अरुंधति महिला तक भी पहुंचता है। तो वो बस हाई कास्ट हिंदू मेल सोसाइटी एथिक और आइडियोलॉजी ही मूलतः सत्य है, बाकी सब बेईमानी है, बाकी सब तो हाई कास्ट हिंदू मेल हेटेरोसेक्सुअल बिल्कुल। तो ये है, अदरवाइज तो जो है सब कुछ जो है वो एकदम अटैक है, सब असुर अटैक है टाइप से कुछ है। तो ऐसा हो रहा है, क्या आपको लगता है? और उसके साथ मेरा एक सवाल ले लीजिएगा, यही दोनों के लिए सवाल है, अरुंधति पहले उसका कुणाल बोलेंगे कि लेकिन एक दूसरी दुनिया भी है। कुणाल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा या ऐसे और भी लोग जो उस पर भी रिसर्च करें। एक दूसरी दुनिया है जो बहुजन दुनिया है, जो अम्बेडकराइट दुनिया है, जिसके बड़े स्टैब्लिश पब्लिशर्स भी हैं, गायक भी हैं। संभाजी भगत जब गाते हैं तो उनकी कविता सुनाई थी अरुंधति आपको कि घड़ी घड़ी घंटा झगड़ा काहे को रे, झोपड़े में झंझट झमेला काहे को रे, काहे को राइट काहे को फाइट। तो संभाजी भगत भी हैं और भी दूसरे लोग हैं। वो भी एक दुनिया है जो लगता है कि चेक है, जो उम्मीद है, जो ये दिखता है। कैसे देखते हैं अपने इस समय को, कहाँ जाते हुए दिखते हैं और क्या उसका एक इसको जो बहुजन स्पेस है उसको एक निदान के तौर पे देख पाते हैं क्या अरुंधति? और यही सवाल अंत में कुणाल से। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है जो हमने ये बात कही कि हिंदुत्व ये चाहता है कि हमारी जो सारे पहचान है उसको स्ट्रिप करके, उसको मिटा के सिर्फ हिंदू वाला जो पहचान है वो उभर के आए। मुझे लगता है कि आशा इस बात में है कि हम इसको उल्टा कर दें। हम ये हिंदू जो हैं हम उस पे दूसरे सारे हमारे जो बहुतों पहचान है उसको जोड़ा जाए इसके साथ कि हम महिला हैं, हम कौन से वर्ग के हैं, हमारा लैंग्वेज क्या है, हमारा वहाँ उस जगह की कल्चर क्या है। हमें अपने जो लैंड है उसके साथ हम जुड़ के तभी हम ये बहुजन जो समाज है उसकी जो स्टोरीज हैं, जो अल्टरनेटिव स्टोरीज हैं,
ब्राह्मणता के अगेंस्ट में जो स्टोरीज हैं, जो हम असुर की कहानी जानते हैं, हम काली की कहानी जानते हैं, ये जो विभिन्नता है, इवन विद इन हिंदू फिलोसफी देयर इज नास्तिकवाद भी है। हम इस सब के जो एक बहुत ही बड़ा दुनिया है, उसके साथ हम जुड़ तभी सकते हैं जब हम ये सारे पहचान फिर से पहनना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है उनका जो ये स्ट्रिपिंग का काम है, हमें इसको वेयरिंग का, पहनने का काम करना चाहिए, और उससे हम बहुत कुछ, हर पहचान के बारे में, हर अलग अलग पहचान के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मुझे तो उसी में आशा लगता है। लेकिन और वो मामला ये है कि इस जगत के पास ना उतना पैसा है, कमिटमेंट तो शायद उतनी ही है, लेकिन ना पैसा है ना ताकत है। और सो इसको दूसरे तरीके से, शायद गेरिला तरीके से करना पड़ेगा, लोगों के माध्यम से, जन माध्यम से करना पड़ेगा, लेकिन करना तो वही पड़ेगा। जी, हवा हंगामा चाहे जो हो, लेकिन पैरेलल राजकमल के पैरेलल उससे ज्यादा हर मेले में, उससे दूसरे अन्य मेलों में भी कमाने वाला एक प्रकाशन है, वह है सम्यक प्रकाशन। कम अम्बेडकराइट और इस सेक्शन की किताबें छापता है वो। तो ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है, वो है। और ये जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय के नाम पे जो चीजें खड़ी हो रही हैं, जिसको राहुल गांधी यूं ही उड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूं ही उड़ा लेने जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझ नहीं रहे हैं कि करना क्या है। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगता है। खैर, ये अलग से बात करेंगे इस पे। कुणाल, जो सवाल था अरुंधति से कि क्या इस समय को ऐसे जो हम देख रहे हैं उसको फिर कैसे देखते हैं, और क्या आपको चेक की तरह दिखाई पड़ता है जो बहुजन और अम्बेडकराइट धारा है? आप तो शायद महाराष्ट्र से बिलोंग करते होंगे, तो आप महाराष्ट्र को तो बहुत बेस से समझ रहे होंगे, संभाजी को भी सुने होंगे कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए संजीव जी, इस चीज के दो पहलू है। एक तो कि जैसे आपने कहा, मतलब हम एक बहुत खतरनाक स्थिति में आ गए हैं जहां पे सांप्रदायिकता बढ़ रही है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है कि वो बढ़ रही है। जब चीज दिखती है तब आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, तब आप उस पर रोक लगा सकते हैं, तब आप उसको फाइट करने की या उसको काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आज हुआ ऐसा है कि आप जब पॉपुलर कल्चर माध्यम हो, गाने हो, कविताएं हो, किताबें हो, वो आपके जहन तक वो सांप्रदायिकता फैला रही है, और वो किसी और को पता नहीं चलता। जब संजीव जी अपने घर पर कवि सिंह का कोई गाना लगाते हैं, या कमल की कोई कविता सुनते हैं, या संदीप देव द्वारा प्रकाशित कोई किताब पढ़ते हैं, तो सांप्रदायिकता उस घर तक ही रहती है। आपके बगल में कोई बगल वाले रूम में भी बैठा होगा, उसको नहीं पता होगा। तो ये हुआ है, इसी वजह से हम और आप जैसे लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया और ये देश और ये समाज क्यों बदल रहा है इतना। जैसे मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ बंबई में ही कुछ महीनों पहले हुआ ये था। काम तो कुणाल बहुत पहले से, कल्याण पत्रिका जो है, हम सब के घर घर में उत्तर भारत वालों के और कई भाषाओं में आती थी, और वो दोनों पर इंटरनेट नहीं था, कास्ट भी और जेंडर भी, महिलाओं पर भी उतना ही हमलावर रही जितना कि। लेकिन संजीव जी, आज माध्यम जो है, उसका माध्यम एक बहुत एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जिसके वजह से ये इसको स्प्रेड होना बहुत इजी है। दो चीजें हैं इसमें। तो एक तो इंटरनेट आ गया है, जिससे आप मतलब लाखों लोगों को आप एक साथ ही आप रीच कर सकते हो। जैसे इन तीनों का मैंने जिक्र किया है, इन तीनों के लाखों लाखों दर्शक हैं इंटरनेट पे, जो इनके लिए रुके ही रहते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं वगैरह। और दूसरी चीज की टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारा बनाना भी बहुत आसान हो गया है। जैसे अगर आज एक गाना बनाना हो, तो कवि सिंह आज सुबह को अगर शुरू करे तो दोपहर तक उसके लंच तक गाना रेडी होगा, और वो लंच के बाद आधे घंटे में यूट्यूब पे चला जाएगा, लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ये सारा कुछ करना बहुत आसान हो गया है, जो पहले ये नहीं था। तो इसीलिए कल्याण को पढ़ने के लिए साक्षर होना जरूरी था। अब तो है कि आप साक्षर हो या जो भी हो, आप सुने, देखें। जी बिल्कुल। और आज इंटरनेट किसके पास नहीं है? गांव में भी मैं जब जाता हूँ, गांव में इंटरनेट पहुंच गया है, फोन पहुंच गए हैं। तो इसको मतलब कंज्यूम करना बहुत आसान हो गया है। और वो जो नहीं दिखता हमको, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है ये कैसे चेंज हो रहा है। तो एक वो रहा। लेकिन
ऐसा नहीं है कि सारा कुछ खत्म हुआ है, ऐसा नहीं कि इससे हम उभर नहीं सकते। मतलब मैं यही कहता हूँ कि पत्रकार अगर आशावादी ना हो, तो उसकी पत्रकारिता कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। तो पत्रकार आशा में ही रहता है कि भई मैं लिखूँ, मैं बोलूँ, उसके बाद अगर कुछ चेंज हो तो मेरी पत्रकारिता सफल होती है। अ, जी, संजीव जी, ऐसा है कि देखिए हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग अपना काम कर रहे हैं और वो काम ये है कि वे हिंदुत्ववादी विचारों को आगे रखें। उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो बिलीफ है उसको आगे रखें। मेरा सवाल यही है कि जो लोग कुछ और चीज़ में विश्वास करते हैं, जो जिसकी अल्टरनेटिव वैल्यू सिस्टम है, वो अपनी-अपनी वैल्यूज़ को आगे क्यों नहीं रखते? वो अपने-अपने नैरेटिव को उतनी ज़ोर से आगे क्यों नहीं रखते हैं, जितना ये लोग रख पाते हैं? कहीं न कहीं हमें भी अपने-अपने अपनी जो मूल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जिस चीज़ में हम बिलीव करते हैं, उसको हमें आगे रखना होगा और उतनी ही ज़ोर से रखना होगा जितनी जितनी दूसरी बिल्कुल। साइड रख रही है। अम, आपने जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, मतलब मैं और भी उसमें जोड़ सकता हूँ। ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस पर, जो काउंटर बिल्कुल, कल्चर भी बना रहे हैं, जो जो सॉन्ग्स भी है, म्यूज़िक, कविताएँ भी लिख रहे हैं, लेकिन अ, प्रॉब्लम जैसे अरु ने भी कहा कि पैसे नहीं है और उतना बड़ा एक नेटवर्क नहीं है जो आज हिंदुत्ववादी संगठनों का है, जहाँ पे बजरंग दल, कमल या कवि को एक प्लेटफ़ॉर्म भी दे पाएगी, कि कह पाएगी कि देखिए मैंने आपके लिए 10,000 लोग जमा किए हैं, अब आप अपना काम कीजिए। ये जी, चीज़ें दूसरी तरफ नहीं हो पा रही है। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो अपने-अपने छोटे-छोटे मतलब हिस्सों में काम कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी रीच उतनी नहीं हो पा रही है, हाँ, जितनी रीच इन लोगों की हो रही है। तो और कहीं एक न कहीं दूसरा उसको एक होना चाहिए। एक माइन्यूट प्रसंग ये भी है इसमें, मुझे लगता है, आप लोग बताएँगे या तो एंडोर्स करेंगे या डिसएग्री करेंगे, कि जो कैपिटलिज़्म का जिसपे जो क्रॉनिक कैपिटलिज़्म का जो स्वरूप है, जैसे 9 बनिए, बनिया कम्युनिटी मैं कह रहा हूँ, हम लोग जाति वाला दिमाग थोड़ा जाति वाला है। तो बनिया कम्युनिटी जो है वो टॉप 50 के भीतर वहाँ से आते हैं। 9, 9 के बाद ही कोई दूसरा है। दूसरा भी जो है वो बहुत मुश्किल से कुछ। तो ये वाला जो है, ये हिंदुत्व का जो ज़हर पी रहे लोग हैं, ज़हर ही कह रहे हैं, तो वो वहाँ क्लेम नहीं करते बहुत ज़्यादा, वो बड़े ठीक हैं। लेकिन जो दूसरी धारा है वो क्लेम करने पहुँच रही है, वो कह रही है कि ये ब्राह्मण बनिया नेक्सस नहीं चलेगा, हमको भी चाहिए पूँजी, हमारा भी 5 विजय माल्या पैसा ले और भाग जाए। मैंने एक सेमिनार में ये सुना, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि भैया हमारे वाले को तो लोन ही नहीं देते हो, लोन तो दो। हुँ, हमारा एक एससी या एक ओबीसी बिजनेसमैन लोन ले ले और भाग जाए विजय माल्या की तरह, भाग जाए नीरव मोदी की तरह। तो है, तो कहने का तो वो क्लेम करने आ रहा है, इसलिए इनको फंडिंग ज्यादा है। गोरख प्रेस को भी गीता जो प्रेस ये को। गीता प्रेस को भी तब से फंडिंग था। तो एक चीज़ और भी है संजीव जी और कुणाल, मुझे लगता है, पता नहीं, कि घृणा करना, हेट करना बहुत ईज़ी होता है। तो उनका जो बिल्कुल, मैसेज है ना, वो बहुत सहज मैसेज है कि बिल्कुल। आपका सब जो प्रॉब्लम्स हैं, सारे का जो आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप घृणा से उसको पा जाएँगे। घृणा कर लीजिए और बाकी सब खलास। जी। लेकिन प्यार का जो मामला है, एक साथ रहने का जो मामला है, ये ये थोड़ा-सा कठिन है। बिल्कुल, इसके लिए आपको खुद को समझना है, दूसरों को समझना है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि समाज बहुत आलसी भी हो गया है, जो ईज़िली ये कंज़्यूमर सोसाइटी का भी है कि जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, वो हमें अच्छा लगता है, हम जल्दी से पिकअप करते हैं। तो अगर आप 2 मैसेज साइड बाय साइड रख के कोई अगर रिसर्च करे, एक घृणा की मैसेज हुँ। और 2 प्यार-मोहब्बत, एक साथ रहने की मैसेज, कौन-सा वाला आदमी पहले चुनेगा? मुझे तो लगता है ये इंटरेस्टिंग रिसर्च हो सकता है कि हम कितना आलसी बिल्कुल हो दूसरी गए, कंज़्यूम जी, कर और लेंगे दूसरी तो आसानी से हो जाए। बिल्कुल, और दूसरी धारा को इसलिए भी टफ पड़ रहा है, जैसे जेंडर वाला भी बिल्कुल, जो है, वो काम कर बिल्कुल। रहे हैं, उन वो तो भाई पुरुष है एक अदर, लेकिन हुँ। वो पुरुष तो वही है जिससे वो प्रेम करती है, जो साथ रहते हैं, करता हाँ, दोनों इसलिए तो रखिए, हम स्लीपिंग विद द साथ एनिमी उनको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, यू आर हाँ। कॉन्स्टेंटली स्लीपिंग विद द एनिमी इसमें। हाँ, राजेंद्र यादव का एक लेख था, होना सोना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ, या हाँ, होना रहना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ, तो हाँ, वो था। और जो दूसरी धारा जो बहुजन वाली भी है, वो इंक्लूसिव है, भले ही हाँ। ब्राह्मणवाद की बात करता है, ब्राह्मण उसका आदर है, हुँ। लेकिन वैसा आदर नहीं है, क्योंकि वो जो अम्बेडकर हुँ। फुले की धारा है, वो इंक्लूसिव ज्यादा धारा है। खैर, ये पोलिंग से छपी है, अब तो हुँ, खिड़की खुली है तो है।
इसको खरीदिए और ये सारी चीजें, ये सारे सवाल आपके मन में भी आएंगे। हम लोगों ने जो है ज्ञान दिया है कुछ ज्यादा, वो ज्ञान भी यहाँ नहीं मिलेगा। वो मतलब मैंने शुरू में ही कहा था कि लेखक यहाँ उतने लाउड नहीं है, और जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर, उपन्यास की तरह पढ़ने का आनंद भी आएगा आपको। ये कैरेक्टर की यात्रा, आप जर्नी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। वो इतना सब कुछ कल्चर के डिस्कशन के फॉर्म में बहुत बोझिल टाइप नहीं लगेगा। तो जरूर इस किताब को पढ़ें। इसके लिए इस बातचीत को भी जरूर सुनिएगा, और सवाल कोई हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो शायद कुछ 8-10 सवाल आ जाए, तो एक बार फिर हम लोग लाइव बातचीत करेंगे। ऐसे और सब बातचीत के लिए जुड़े रहिए स्त्रीकाल के साथ। आप अरुंधति आई और कुणाल आप आए, समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।